नूर जब सैन्य जीवन से थकने लगी तब जोआन की दोस्ती ने उन्हें सहारा दिया। कुछ दिनों तक जोआन और नूर बोस हिल पर ऑक्सफोर्ड के बाहर एक बड़ी इमारत के एक कमरे में साथ साथ रहती थी। ये मकान वाफ के कब्जे में था। उन्होंने अपने छोटे से कमरे को पोस्टरों और छोटी छोटी चीज़ों से सजा लिया था। उन्होंने एक रेडियो भी किराए पर ले लिया क्योंकि दोनों को संगीत सुनना अच्छा लगता था। उन्होंने काम पर जाने के लिए पुरानी साइकिलें भी खरीद ली और इन साइकिलों पर वो गांव में घुमा करती थी और कभी कभी लौटते हुए दोनों मिलकर गाती थी। अक्सर वे साइकिल से ऑक्सफोर्ड चली जाती थी जहां अमीना बेगम रहती थी और एक अस्पताल में काम करती थी। जब उन्हें 30 घंटे की छुट्टी मिलती थी तो वे दूसरों के वाहनों से लिफ्ट लेकर लंदन चली जाती थी और वहाँ मज़े मज़े में पूरा दिन बिताती थी। जोआन ने नूर को एक प्रसन्न युवती के रूप में याद किया जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास था कि नूर को अपने घर और फ्रांस की अपनी ज़िंदगी की बहुत याद आती थी। जोआन के समझ ये बात जाहिर थी कि नूर अपने परिवार से गहरा लगाव रखती थी और ज़्यादातर समय अपनी माँ, बहन और भाइयों को लेकर चिंतित रहा करती थी। नौकरी के अनुशासन पक्ष में दोनों ही युवतियाँ बहुत खुश नहीं थी, लेकिन जब भी वो उसे अच्छी तरह से निभाती थी। जोआन से नूर कहा करती थी कि युद्ध के समाप्त होते ही वो शादी करके बहुत से बच्चे पैदा करेंगी और अपने लेखन कर्म फिर से शुरू कर देंगी। जहाँ एबिंगडन के प्रशिक्षण से नूर को नया अनुभव हासिल हो रहा था, वहीं इस नौकरी के रोज़मर्रा के पक्ष उन्हें आकर्षित नहीं करते थे। वो बहुत अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर पाती थी। उनके हाथों और पैरों के बीच तालमेल नहीं था और अक्सर अनाड़ी साबित होती थी। एबिंगडन में उनके साथ की युवतियों ने उन्हें याद करते हुए बताया कि वो पूरी तरह निस्वार्थ थी और हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। एबिंगडन में लंबे समय तक काम करना पड़ता था और वे प्रशिक्षण उड़ान भर रहे विमानों के साथ संपर्क कायम करते हुए पानियों में काम करती थी। दोपहर 4:30 से आधी रात तक, फिर सुबह 8 से अगले दिन दोपहर 4:30 बजे तक और फिर अगले दिन आधी रात से सुबह 8 बजे तक। इन पारियों में ऑपरेटरों की 2 जोड़ियां काम करती थीं। जिस समय एक जोड़ी सोती थी उस समय दूसरी जोड़ी निगरानी रखती थी। नूर, जो कि एक मुकम्मल ऑपरेटर थी और बाकी से बहुत आगे थी, उनकी मदद करती थी। युवा विमानकर्मी एफआर आर्चर ने याद किया था कि किस तरह नूर थकी होने के बावजूद दूसरों की मदद की खातिर अपनी नींद को कुर्बान कर देती थी। इस बीच लंदन में विलायत को ये दुखद जानकारी मिली कि उनकी आंखें कमज़ोर थीं, जिस वजह से वो रैफ की अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरते थे। उन्होंने नौसेना के लिए आवेदन कर दिया। उन्हें नौसेना संबंधी इम्तिहान के लिए पढ़ाई करने के लिए कहा गया। उन्होंने लंदन के ब्लूसबरी इलाके की 150 साउथहैम्पटन रोड स्थित प्रीमियर हाउस के एक छोटे से कमरे में रहना जारी रखा। वे मुश्किल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते थे। जब कभी नूर ओवरनाइट पास जुटा पाती थी तो वे उनसे मिलने चली जाती थीं। ऐसे अवसरों पर वे बिस्तर पर सोती और विलायत बालकनी में सोते। जब कभी नूर वहाँ होती तब वे विलायत के छोटे से कमरे को व्यवस्थित करने की कोशिश करती। भाई और बहन के बीच हमेशा आत्मीयता बनी रही। कभी कभी वो लंदन में कोई फिल्म या चिड़ियाघर देखने चले जाते। चिड़ियाघर में विलायत नूर की तुलना हिरनी से करते हुए कहते थे, टीपू सुल्तान बाघ थे, मेरे वालिद शेर थे और मैं गारगोई, एक आभूषण जिसमें किसी व्यक्ति या जानवर की नक्काशीदार आकृति होती है। और नूर नूर तो हिरनी है। क्लेयर ने एडिनबरा में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई शुरू कर दी थी और परिवार और अपने जोरी खर्चों में किफ़ायत बरतते हुए जैसे तैसे उनकी फ़ीस भरती थी। नूर को हमेशा अपनी माँ की चिंता सताती थी और उनकी तंदुरुस्ती को लेकर वो हमेशा परेशान रहती थी। उन्हें लगता था कि अस्पताल का काम अमीना बेगम जैसी कमज़ोर महिला के लिए बहुत थका देने वाला था। फ्रांस छोड़ने के एक साल बाद 19 जुलाई 1941 को नूर ने बचत करते हुए नेहरू की एन ऑटोबायोग्राफी तथा बाख की स्वरलिपि खरीद कर विलायत को उनके जन्मदिन पर भेंट की। एन ऑटोबायोग्राफी 1937 में प्रकाशित हुई थी और उसका अच्छा खासा प्रचार हुआ था। नूर और विलायत चूँकि इंग्लैंड आए हुए थे, इसलिए वे दोनों हिंदुस्तान के स्वाधीनता आंदोलन के प्रति अधिक सजग थे। लंदन और ऑक्सफोर्ड में नूर स्वाधीनता संघर्ष से जुड़े कई हिंदुस्तानियों से मिली थी और हिंदुस्तान के राजनीतिक घटनाक्रम के प्रति बेहद जागरूक हो उठी थी। देश से बाहर रह रहे हिंदुस्तानियों को सक्रिय और संगठित करने में लंदन के इंडिया लीग ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसका नेतृत्व अत्यंत आकर्षक नेता कृष्ण मेनन कर रहे थे। इसे होरस अलेक्जेंडर, अगाथा हैरिसन, फेनर ब्रॉकवे, वेजवुड वेन, मेरी सेटॉन
आदि भारतीय प्रेमियों और थियोसॉफिस्टों का समर्थन भी प्राप्त था। पीएन हक्सर जैसे युवा हिंदुस्तानी बैरिस्टर और इंदिरा नेहरू के मंगेतर फिरोज गांधी जैसे लोग इसकी बैठकों में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। स्ट्रैंड स्थित अपने ऑफिस से इंडिया लीग एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करके ब्रिटेन के लोगों को हिंदुस्तान के घटनाक्रम की ताज़ा जानकारी देती थी और उन्हें हिंदुस्तान की स्वाधीनता के प्रति प्रोत्साहित करती थी। लंदन में युवा हिंदुस्तानी काफ़ी उत्साहित और सक्रिय थे। उनमें से कई लोग कानून या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे। वहीं वे स्वाधीनता संघर्ष के लिए अपना छोटा छोटा योगदान भी कर रहे थे। नूर तथा विलायत इस कार्य के प्रति बहुत सजग थे। यूरोप में जारी युद्ध के दौरान स्वाधीनता के लिए हिंदुस्तानियों का संघर्ष एक नए दौर में पहुंच चुका था। राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस के अधिकांश नेता फासिज्म के खिलाफ युद्ध के पक्ष में थे, लेकिन वे इंग्लैंड का समर्थन करने के बदले में कुछ रियायतें और आश्वासन चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस जैसे कुछ दूसरे नेता साम्राज्यवाद से मुक्ति की खातिर जर्मनी के साथ गठबंधन के हिमायती थे। नूर बोस की देशभक्ति की सराहना करती थी, लेकिन वे उनकी राजनीति से सहमत नहीं थी। वे नेहरू और गांधी के पक्षधर थी, लेकिन नूर के अपने ओजस्वी दृष्टिकोण भी थे। हालांकि उनका दृढ़ विश्वास था कि ब्रिटेन को हिंदुस्तानियों को आज़ाद कर देना चाहिए, लेकिन नूर का यह भी मानना था कि एक ऐसे समय में जब ब्रिटेन बुरी तरह युद्ध से जूझ रहा था, तब हिंदुस्तानियों को उस पर स्वाधीनता के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्हें लगता था अगर हिंदुस्तानी लोग लड़ाई में ब्रिटेन का साथ देंगे और बहादुरी के लिए मेडल जीतेंगे तो इससे उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा होगा और ब्रिटेन युद्ध के बाद खुशी खुशी हिंदुस्तान को स्वाधीन कर देगा। नूर को निजी स्तर पर हमेशा लगता था कि एक हिंदुस्तानी के रूप में एबिंगडन की अपनी पोस्ट से इस उद्यम में वो जो भी भूमिका निभा सकती थी उसका हिंदुस्तानियों के लिए सकारात्मक प्रभाव होगा। एक बार उन्होंने जीन ओवरटन फुलर से कहा था, मैं चाहती हूँ कि इस युद्ध में कुछ हिंदुस्तानी उच्च सैनिक सम्मान प्राप्त कर सकें। अगर दो एक लोग अलाइड सर्विसेज में ऐसा कुछ कर सकें तो अत्यंत साहसपूर्ण हो और जिसकी हर कोई सराहना करता हो, तो इससे अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के बीच पुल तैयार करने में मदद मिलेगी। उनके भाई हिदायत को यकीन था कि अगर नूर युद्ध से बच निकली होती तो उनका अगला ध्येय हिंदुस्तान की स्वाधीनता का होता। वे कब्जा करने वाली ताकतों के सख्त खिलाफ थी और विलायत के साथ अक्सर हिंदुस्तान के भविष्य को लेकर चर्चा किया करती थी। वे कभी कभी युद्ध के बाद हिंदुस्तान जाने की बात भी किया करती थी और उन्हें कांग्रेस के नेताओं की नियति को लेकर चिंता होती थी। एबिंगडन के सैनिक जीवन में स्वच्छता और व्यवस्था पर अत्यधिक ध्यान देने से नूर को ऊब होने लगी थी। वो बेचैन हो उठी थी क्योंकि उन्हें लगता था कि वो वास्तविक कर्म क्षेत्र से बहुत दूर थी। 1941 के अंत के करीब जोआन और नूर ने सेना में अधिकारी के पद कमीशन के लिए आवेदन किया। जोआन की सिफारिश कोड एंड सिफर के लिए तथा नूर की सिफारिश खुफिया विभाग के लिए की गई। जोआन का इंटरव्यू पहले हो गया और उन्हें अप्रैल 1942 में एक कमीशन कोर्स पर भेज दिया गया। उधर नूर इंटरव्यू की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें 7 सप्ताह के एडवांस सिग्नल्स एंड वायरलेस कोर्स के लिए 11 मई 1942 को विल्टशर में कॉम्पटन बेसेट स्थित नंबर 3 सिग्नल स्कूल में भेज दिया गया। एक बार फिर उनकी दक्षता के लिए उन्हें ए ग्रेड प्रदान किया गया। वे स्पष्ट तौर पर अच्छी तरक्की कर रही थी। अब नूर को उस छोटे से समूह के सदस्य के रूप में चुन लिया गया जो संकेत और निर्देश सिग्नल्स एंड इंस्ट्रक्शंस के एक खुफिया पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेने जा रहा था। इस सघन पाठ्यक्रम में ढेर सारी गणित शामिल थी। नूर जल्दी ही ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने लगी और वायरलेस संबंधी तकनीकी पुस्तकों में डूब गई। उन्होंने निष्ठापूर्ण अध्ययन जारी रखा और पाया कि वो उन बहुत से पुरुषों से बहुत आगे थी जो ये ट्रेनिंग पहले प्राप्त कर चुके थे। वो कई सारे सवालों के फटाफट और सटीक उत्तर देती थी। नूर ने समूचे प्रशिक्षण के दौरान अपनी माँ को कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया और जब भी उन्हें वक्त मिलता था वो माँ से मिलने चली जाती थी। अमीना बेगम अपने जन्मदिन पर अपनी बेटी की ओर से हमेशा की तरह कविता और हस्त निर्मित कार्ड प्राप्त करती रहीं। विल्टशर में ट्रेनिंग में व्यस्त होने के बावजूद नूर ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी माँ को लिखा, बेहद प्यारी माँ, प्रफुल्लित रहो। ये तुम्हारा जन्मदिन है। हमारी सारी कामनाएं पूरी होंगी। हम ड्यूटी पर हैं, लेकिन ये खेल दिवस है और जीवन हर तरफ गुलाबी और नीला है और हमारे चीयर्स सारे इंग्लैंड में व्याप्त हैं। 3 चीयर्स बॉडलियन लेंस से,
3 चीयर्स वायरलेस द्वारा स्कॉटलैंड से और 3 चीयर्स RAF विमानों से। माँ की देखभाल नूर की हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता बनी रही। ये जिम्मेदारी उन्होंने 13 बरस की उम्र में ले ली थी और वयस्क होने पर भी उसका सारा भार अपने कंधों पर रखा। वाफ से उन्हें जो भी पैसा मिला, जो भी उन्होंने कमाया, वो अमीना बेगम को दे दिया और उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह बनाने की कोशिश की। उनके साथ काम करने वाली युवतियाँ माँ के प्रति उनकी निष्ठा की सराहना करती थीं। जहाँ बाकी युवतियाँ छुट्टियाँ मनाने और अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ या नाचते हुए बिताती थीं, नूर अपनी छुट्टियाँ अनिवार्य रूप से अपनी माँ के साथ बिताती थीं। 12 अगस्त को नूर को वापस एबिंगडन की बॉम्बर कमान पर तैयार किया गया। इस बीच अनथीन प्रतीक्षा के बाद कमीशन के लिए उनके इंटरव्यू की तिथि निर्धारित हो गई। इंटरव्यू के कुछ दिन पहले उन्होंने अपने भाई से 1 पाउंड की मांग की, क्योंकि वो इंटरव्यू वाले दिन सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को घुंघराना करवाना चाह रही थी। वो खत काफ़ी संकोचपूर्वक उन्होंने लिखा, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि विलायत आर्थिक तंगी में रहते थे और उनके पास अतिरिक्त पैसा नहीं होता था। लेकिन साफ जाहिर था कि वो कमीशन हासिल करने के लिए बेहद उत्सुक थी और उन्हें लगता था कि इंटरव्यू में उनका बाहरी रूप रंग बहुत मायने रखेगा। विलायत ने जीन ओवरटन फुलर से पैसा उधार लेकर नूर को भेज दिया। नूर बेहद खुश हुई और उन्होंने पूरी दरियादिली के साथ भाई का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने बालों को यूजीन शैली में घुंघराला कराने पर सारा पैसा खर्च कर दिया और 28 अगस्त 1942 को इंटरव्यू देने गई। लेकिन स्थितियों ने उस वक्त अप्रत्याशित दिशा ले ली। जब नूर से हिंदुस्तान की स्वाधीनता के बारे में उनके रुख को लेकर सवाल किया गया, अपनी आस्थाओं को लेकर कभी झूठ न बोलने वाली नूर ने बेबाकी के साथ उत्तर दिया। उन्होंने बोर्ड से कहा कि उनका मानना है कि हिंदुस्तानियों को अपने बचाव के लिए संगठित होने की इजाज़त दी जानी चाहिए और एक किस्म का ऐसा सशस्त्र होमगार्ड गठित करने की छूट दी जानी चाहिए जो जापानियों के खिलाफ अपना बचाव कर सके। उन्हें मालूम था कि ये विचार अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ही पसंद नहीं किया जाता था। वे हिंदुस्तानियों को हथियार रखने की इजाज़त दिए जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन हथियारों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता था। नूर ने हालांकि बोर्ड की नापसंदगी को भांप लिया था, तब भी वह पूरी उत्कंठा के साथ अपने दृष्टिकोणों को स्पष्ट करती रही। तभी एक अधिकारी ने पूछा कि क्या वो ब्रिटेन के खिलाफ कदम उठाने वाले हिंदुस्तानी नेताओं का समर्थन करेंगी। उन्होंने जवाब दिया कि वो किसी भी जिम्मेदार हिंदुस्तानी नेता द्वारा उठाए गए ऐसे कदम का समर्थन करेंगी जो उन्हें ज़रूरी लगता होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो राज सिंहासन यानी कि क्राउन के प्रति निष्ठा की उनकी शपथ के विपरीत जाने वाली बात नहीं होगी, तब भी नूर ने बेबाकी से उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक जर्मनी के साथ लड़ाई जारी है तब तक वे ब्रिटिश सरकार और राज सिंहासन के प्रति वफादार रहेंगी, लेकिन युद्ध के बाद वो अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार कर सकती हैं और तब मुमकिन है कि उन्हें लगे कि स्वाधीनता की लड़ाई में उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान का समर्थन करना चाहिए। ये टीपू सुल्तान की परपोती थी जो बोल रही थी। नूर इस बात के प्रति भरपूर खबरदार थी कि हिंदुस्तान की स्थिति बहुत अस्थिर थी। 1941 में हिंदुस्तान का बायां हिस्सा जापान के आक्रमण के लिए खुला हुआ था। मार्च 1942 में युद्ध के लिए कांग्रेस का समर्थन हासिल करने की खातिर चर्चिल ने कांग्रेस के नेताओं से मिलने तथा इंडिया क्वेश्चन पर विचार करने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा था। चर्चिल ने वचन दिया था कि अगर युद्ध के दौरान कांग्रेस सहयोग करती है तो उसके बाद हिंदुस्तान को पूर्ण स्वतंत्र उपनिवेश बना दिया जाएगा, लेकिन क्रिप्स की मुहिम नाकामयाब रही। गांधी ने उसे एक दिवालिया होते बैंक के नाम पर जारी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी और हिंदुस्तान से करो या मरो का आह्वान किया था। लंदन में युद्ध परिषद ने इस संकट को चेतावनीपूर्ण ढंग से लेते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को ज़रूरत पड़ने पर कांग्रेस के नेताओं समेत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी करने का आदेश दिया। 8 अगस्त 1942 को नेहरू ने अंग्रेज़ों से भारत छोड़ो का आह्वान करते हुए एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत की और रातों रात कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता जेल में ठूस दिए गए। ये नेता 2 वर्ष से ज़्यादा समय तक जेल में रहे। स्वयं नेहरू 2 साल 10 माह रहे थे। जिस दौरान यूरोप में युद्ध छिड़ रहा था, 1942 के अंत तक हिंदुस्तान में 60,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे। चर्चिल को कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने घोषणा की थी, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए राजा का मंत्री नहीं बना हूँ। अंग्रेज साम्राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल युद्ध लड़ने के लिए कर रहे थे
और अफ्रीका, इटली, पूर्वी हिंदुस्तान के जंगलों और बर्मा के मोर्चों पर लड़ने के लिए सैकड़ों हजारों हिंदुस्तानियों को फौज में भर्ती किया जा रहा था। नूर को इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी थी, जैसा कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने दिए गए उनके ओजस्वी वक्तव्य से जाहिर था। जिस वक्त वो दो टूक ढंग से अपने दिल की बात कह रही थी, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि हिंदुस्तान का राजनीतिक खुफिया तंत्र, ब्रिटेन की आंतरिक खुफिया सेवा MI5 और परराष्ट्रीय खुफिया तंत्र सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस SIS द्वारा हिंदुस्तानी नेताओं की निगरानी की जा रही थी। जेम्स बॉन्ड के रचयिता इयान फ्लेमिंग के आकर्षक व्यक्तित्व वाले भाई पीटर फ्लेमिंग के नेतृत्व में दिल्ली से MI5 द्वारा हिंदुस्तान की धरती पर जासूसों और डबल एजेंटों का जाल बिछाया जा रहा था। इनमें से एक डबल एजेंट की जिम्मेदारी राष्ट्रीय हिंदुस्तानी नेता सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों पर नज़र रखने की थी, जो अपने ही घर में नज़रबंदी से 1941 में भाग गए थे और जर्मनी जा पहुंचे थे, जहां वो हिंदुस्तान की स्वाधीनता के लिए जर्मनी का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदुस्तान में जारी इस अशांति के पृष्ठभूमि में नूर द्वारा निर्ममतापूर्वक दिए गए दो टूक जवाबों ने इंटरव्यू बोर्ड को हैरान कर दिया। नूर सोच रही थी कि उन्होंने अपना अवसर हवा में उड़ा दिया है, और वो इस बात को लेकर विचलित थी कि वो अपनी भावुकता पर काबू नहीं पा सकी थी। लेकिन इसी के साथ साथ वो अपनी आस्थाओं को लेकर झूठ बोलने वालों में से भी नहीं थी। विलायत ने उनसे कहा कि हो सकता है अंग्रेज़ों को उनका दो टूक बोलना भाया हो, लेकिन नूर को चुने जाने की उम्मीद नहीं थी। 2 सितंबर को विलायत ने नौसेना का इम्तिहान पास कर लिया और उन्हें एक खत प्राप्त हुआ, जिसमें उनसे 2 हफ्तों के भीतर HMS कलिंगवुड युद्धपोत में हाजिर होने के लिए कहा गया था। नूर ने उनका सामान बांधने में मदद की और उनका बाकी सामान ऑक्सफोर्ड ले आई। लगभग इसी समय उनकी सहेली जोआन की सगाई हो गई। उन्होंने एडिनबर्ग की नौकरी छोड़ दी और आयरलैंड जाकर अपने पति के साथ रहने लगी। नूर को अकेलापन महसूस होने लगा। विलायत और जोआन दोनों के चले जाने से उन्हें लगने लगा कि अकेली वो ही एडिनबर्ग में फंस गई हैं। उन्हें कई महीनों तक कमीशन नहीं मिला, लेकिन 1 दिसंबर 1942 को उनकी पदोन्नति अवश्य हो गई और वो लीडिंग एयरक्राफ्ट वुमेन बना दी गई। लेकिन नूर के हालात बहुत तेज़ी के साथ एक अलग ही दिशा में अख्तियार कर रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि जिस समय से वो अपने मोर्स पर काम कर रही थी, उसी दौरान सेना के खुफिया तंत्र के अधिकारी बहुत सावधानीपूर्वक उनकी प्रगति पर नज़र रखे थे। 21 अक्टूबर 1942 को स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव SOE के एक आंतरिक मेमो में संकेत किया गया कि नूर इनायत खान वॉफ नंबर 424598 को 10/11/42 को 16 बजे होटल विक्टोरिया के कमरा नंबर 238 में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। उस संक्षिप्त प्रविष्टि में कहा गया था कि उसके पास दिलचस्प भाषाई योग्यताएं हैं जो ऑपरेशनल उद्देश्यों के लिए बहुत ही मूल्यवान साबित हो सकती हैं। नूर का द्विभाषी होना, फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों को एक ही जैसा सहजता से बोल पाना SOE के लिए दिलचस्पी का विषय था। बच्चों की कहानियों के स्वप्न लेखिका के लिए उनकी अपनी अलग ही योजनाएं थीं। कुछ ही दिनों में नूर को औपचारिक पत्र मिल गया, जिसमें उन्हें लंदन के युद्ध कार्यालय में इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें 10 नवंबर 1942 को नॉर्थम्बरलैंड एवेन्यू के होटल विक्टोरिया में कैप्टन सेल्विन जेप्सन से मिलना था। हिंदुस्तान की स्वाधीनता को लेकर चर्चिल के दृष्टिकोण से असहमति के बावजूद नूर अब एक ऐसे विभाग में काम करने जा रही थीं जिसकी स्थापना विशेष रूप से स्वयं चर्चिल के द्वारा की गई थी। वे फासिज्म के खिलाफ लड़े जा रहे युद्ध में चर्चिल की गुप्तचर बनने जा रही थीं। आग के हवाले यूरोप। वाफ में 1 साल तक काम करने के बाद स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव SOE की रहस्यमय दुनिया नूर के लिए नितांत नया अनुभव साबित होने वाली थी। विक्टोरिया होटल के जिन जीर्ण शीर्ण कमरों में उन्हें हाजिरी देनी थी, वो अपनी अहमियत को झुठलाते थे। 3री मंजिल के एक बेडरूम को SOE ने इंटरव्यू कक्ष बना रखा था। यही वो जगह थी जहाँ से संभावित रंग रूटों को जांचते परखते थे। उस रूखे से कमरे में रसोई की एक मेज़ थी, 2 सख्त कुर्सियाँ थीं, जिनमें से एक SOE F सेक्शन के मुखिया मॉरिस बकमास्टर के मुताबिक धराशायी होने की स्थायी हालत में थी, और कवर के बिना नाइट बल्ब था। कमरे में कीटाणुनाशक और बेहद बासी शेविंग सोप की फीकी सी गंध थी। SOE की स्थापना 1940 की गर्मियों में हुई थी, जब ब्रिटेन का युद्ध बैटल ऑफ ब्रिटेन अपने पूरे उफान पर था,
जब रैफ हर रोज़ लंदन के आकाश में जर्मन लुफ्तवाफे से टक्कर ले रहा था, तब चर्चिल ने हाइट हॉल के नीचे के बंकरों में अपनी युद्ध परिषद की अध्यक्षता करते हुए जर्मनों के साथ तटों और हवा में लड़ने की योजना बनाई थी। लेकिन एक छोटा सा समूह पहले ही एक अलग तरह की लड़ाई का जाल बिछा रहा था, एक ऐसी लड़ाई जो अपारंपरिक होने वाली थी और जिसकी परिकल्पना नाजी हुकूमत के मर्म पर आघात करने की ज़रूरत के मद्देनज़र की गई थी। ब्रिटेन यूरोप का आखिरी मुल्क था जो अभी भी जर्मन सैन्य तंत्र का मुकाबला कर रहा था। हिटलर और थर्ड राइक ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और अंततः जून 1940 में फ्रांस को रौंद चुके थे। युद्ध अब ब्रिटेन के दरवाजे पर पहुंच चुका था। हिटलर ने ब्रिटेन पर हमले के लिए 16 जुलाई 1940 को फ्यूहर डायरेक्टिव नंबर 16 ऑपरेशन सीलियन पर साइन कर दिए थे। उसी रात चर्चिल ने अपने इकोनॉमिक वारफेयर मंत्री ह्यू डॉल्टन को बुलाकर उनसे कहा, यूरोप को आग के हवाले कर दो। और ये काम एक नई खुफिया सेवा को खड़ा करके किया जाना था जो जर्मनी के युद्ध उद्यमों को नाकाम करने वाली थी तथा उसके द्वारा जीत लिए गए देशों में प्रतिरोध की लड़ाई लड़ रहे लोगों की मदद करने वाली थी। डॉल्टन ने इस मुहिम को परिभाषित करते हुए इसे लंबे प्रारंभिक दौर में गुप्तचरों की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण और अत्यंत सावधानीपूर्वक बनाई गई योजनाओं के माध्यम से की गई अंदरूनी कार्रवाइयों के मार्फत नाजी और फासिस्ट ताकतों के विनाश की संज्ञा दी थी। फ्रांस की पराजय के बाद सरकार को समझ में आ गया था कि संभावित मित्र राष्ट्र दुश्मन की पंक्तियों के पीछे बने रहकर आक्रमण को रोकने में योगदान कर सकते हैं और तबाह की सामान्य कार्यवाही के मार्फत जर्मनी की नई व्यवस्था का उन्मूलन और विध्वंस कर सकते हैं। डॉल्टन का मानना था कि ये शक्ति चौथी सैन्य शक्ति, फोर्थ आर्म साबित हो सकती है। विडम्बना ये थी कि इसके ब्यौरे लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ प्रीवी काउंसिल की अपनी भूमिका में उन्हीं पूर्व प्रधानमंत्री नेविले चैम्बरलेन ने तैयार किए थे जिन पर हिटलर के तुष्टीकरण का आरोप था। उन्होंने 19 जुलाई 1940 को उन गुप्त दस्तावेजों पर साइन किए थे जो एसओई के मूलभूत सिद्धांत बन गए थे। ये चैम्बरलेन का अंतिम महत्वपूर्ण कार्य था क्योंकि इसके कुछ ही महीनों बाद 9 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी। इस दस्तावेज में कहा गया था, प्रधानमंत्री ने तय किया है कि तत्काल एक नया संगठन तैयार किया जाएगा जो समुद्र पार के दुश्मनों के खिलाफ साजिश और भीतर घात तोड़फोड़ करते हुए सारी कार्यवाहियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। ये संगठन स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाएगा। और इस घोषणा के साथ ही एसओई अस्तित्व में आ गया था। इसके बाद से जर्मनी को पराजित करने के लिए समुद्री नाकाबंदी और हवाई बमवर्षा के साथ साथ साजिशें और तोड़फोड़ की कार्यवाही करने की योजना थी। एसओई की शुरुआत वेस्टमिंस्टर के बीचों बीच कैक्सटन स्ट्रीट पर स्थित सेंट एडमंड्स होटल की तीसरी मंजिल के 3 सियाह कमरों में हुई थी। किसी को पता नहीं था कि कमरों में कौन लोग थे। वहाँ के लोग कभी खुद को नौसेना का बताते थे, कभी थल सेना का बताते थे और कभी वायुसेना विभाग का बताते थे। कभी कभी वो खुद को इंटर सर्विसेज रिसर्च ब्यूरो या जॉइंट टेक्निकल बोर्ड या स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल हेडक्वार्टर्स का बताते थे। ये सब उनकी पहचान छुपाने वाले ब्यौरे थे। इन लोगों ने जल्द ही होटल की 3 ऊपरी मंजिलें अपने कब्जे में ले ली। एसओई सिर्फ प्रधानमंत्री और मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक वारफेयर के प्रति जवाबदेह था। इसका काम घरेलू सुरक्षा देखने वाली संस्था M15 और देश के बाहर की खुफिया सूचनाएं इकट्ठी करने वाली संस्था M16, जिसे सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस SIS के नाम से भी जाना जाता था, उससे अलग था। एसओई को जर्मन कब्जे वाले विभिन्न मुल्कों में जारी प्रतिरोध आंदोलन की मदद करनी थी। चर्चिल ने इसे मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वारफेयर यानी कि अभद्रतापूर्ण युद्ध का मंत्रालय की संज्ञा दी थी और डाल्टन को 2 निर्देश दिए थे। पहला, एसओई को नाजी कब्जे वाले मुल्कों में प्रतिरोध की भावना को पैदा करना और उसे बढ़ावा देना था, और दूसरा, ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों का केंद्र तैयार करना था जो 5वें स्तंभ के रूप में मुल्क की आज़ादी में मदद कर सकें। एसओई एक अपारंपरिक संगठन था जिसकी स्थापना अपारंपरिक साधनों से अपारंपरिक स्थानों पर युद्ध को अंजाम देने के लिए की गई थी। एसओई के इतिहासकार माइकल फुट के मुताबिक इसके पहले एक जैसी कोई चीज़ ना तो देखी गई थी और ना ही देखने में आने वाली थी, क्योंकि हिटलर के युद्ध की परिस्थितियाँ अनूठी थी और वो ऐसी ही अनूठी जवाबी कार्रवाइयों की मांग करती थी। मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक वारफेयर ह्यू डॉल्टन जबरदस्त रूप से ऊर्जावान व्यक्ति थे। उन्होंने नाजियों को उन्हीं के खेल में मात देने का निश्चय कर रखा था और नाजी कब्जे वाले हर मुल्क में
उसी तरह के आंदोलन खड़े करना चाहते थे जैसे आयरलैंड का सिन फेन था। जापानियों के खिलाफ चीन की गुरिल्ला लड़ाई थी, और जैसे स्पेन के अनियमित सैनिक थे जिन्होंने नेपोलियन को स्पेन में पराजित कर दिया था। औद्योगिक और सैन्य तोड़फोड़, मजदूरों के आंदोलन और हड़तालें, निरंतर कुप्रचार, जर्मन सेना और नेताओं के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां, बहिष्कार और दंगे उनकी कार्यप्रणाली का हिस्सा थे। नए संगठन को खड़ा करने की अपनी मुश्किलें थीं। एसओई दूसरी खुफिया सेवाओं को प्रिय नहीं था और एसआईएस के साथ उसके टकराव की स्थितियां बनती रहती थीं। एसआईएस को एसओई के तोड़फोड़ और आतंकवाद जैसे तौर तरीकों को लेकर आपत्ति थी, क्योंकि पुलों को उड़ाने जैसी गतिविधियां जर्मनों का ध्यान आकर्षित करती थीं। एसआईएस स्थानीय आबादी के साथ घुल मिलकर खामोशी के साथ काम करना बेहतर समझती थी। एसआईएस के प्रमुख स्टीवर्ट मेंजीस का ख्याल था कि एसओई में नौसीखी और अनाड़ी किस्म के व्यक्ति भरे थे, और उन्होंने अपनी राय को अधिकृत तौर पर व्यक्त करते हुए कहा था कि अगर एक ही इलाके में गुप्तचरों के दो अलग अलग समूह अपने अपने ढंग से काम करेंगे तो इससे मुश्किलें खड़ी होंगी। सुना तो यहाँ तक जाता है कि आरएएफ बॉम्बर कमान और उसके प्रमुख आर्थर बॉम्बर हैरिस ने भी एसओई को अमान्य करार कर दिया था। हैरिस लड़ाई के दौरान जर्मनों पर बम बरसाकर उन्हें घुटने टेकने पर विवश करना बेहतर समझते थे, और उन्हें गुप्त गतिविधियों के लिए अपने विमान उपलब्ध कराना उन्हें ठीक नहीं लगता था। समस्या ये थी कि एसओई दूसरे विभागों पर बुरी तरह निर्भर था। उसे विभिन्न महाद्वीपों में अपने गुप्तचरों की आवाजाही के लिए नौकाओं की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो नौसेना विभाग पर निर्भर था। हथियारों और गोला बारूद के लिए फौज पर निर्भर था, और गुप्तचरों तथा रसद को ज़मीन पर उतारने के वास्ते आवश्यक विमानों के लिए रैफ पर निर्भर था। शुरुआती सालों में उसके ज़्यादातर अनुरोध ठुकरा दिए जाते थे, और एसओई के पास बहुत थोड़े से विमान, बहुत थोड़े से पैसे और बहुत थोड़े से उपकरण थे, और इन्हीं थोड़ी सी चीज़ों की मदद से उसे यूरोप को आंख के हवाले करना था। एसओई को उन्हीं वायरलेस ऑपरेटरों से काम लेना पड़ता था जो एसआईएस के लिए काम करते थे, और इस वजह से शुरुआती सालों में अच्छे खासे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी, क्योंकि संदेशों के पहुंचने में कभी कभी देर हो जाया करती थी। अंततः 1942 में एसओई को अपने सेट खड़े करने, अपने निजी कोड्स का इस्तेमाल करने और अपना नेटवर्क संचालित करने का हक मिल सका था। डॉल्टन इन समस्याओं से हतोत्साहित होने वाले नहीं थे। वो कोर टीम तैयार करने में जुट गए। कुत्सित चालनी चलने के लिए एसआईएस का सेक्शन डी नामक एक प्रभाग था। इसमें डी का मतलब था कि डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाश। इसने रोमानियाई तेल क्षेत्रों को नष्ट करने, डैन्यूब का पानी रोकने और जर्मनी से किए जा रहे लौह अयस्क के आयात को नाकाम करने जैसी कल्पनाशील योजनाएं तैयार की थी, लेकिन इन योजनाओं के वांछित परिणाम नहीं मिले थे। 1940 की पतझड़ शरद ऋतु में डी प्रभाग को नया रूप देने के लिए एसओई 2 नामक विभाग तैयार किया गया और उसे डॉल्टन के अधीन कर दिया गया। चूँकि इस मामले में एसआईएस के प्रधान स्टीवर्ट मेंजीस से सलाह मशवरा नहीं किया गया था, इसलिए वो और भी नाराज़ हो गए। सेना के खुफिया तंत्र का MIR नामक एक छोटा सा उपप्रभाग भी था जो अर्धसैनिक कार्यवाहियों की योजना बनाता था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर में स्थानांतरित कर दिया गया। विदेश कार्यालय से संबंधित और षड्यंत्रपूर्ण प्रचार में शामिल इलेक्ट्रा हाउस नामक एक तीसरा समूह भी डाल्टन को सौंप दिया गया। शुरुआती वर्षों में एसओई ने 3 विभागों के काम को आपस में मिला दिया था और वो अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए तीनों के संसाधन का इस्तेमाल करती थी। एसआईएस के साथ विभागीय दुश्मनी अपनी पराकाष्ठा पर बनी रही। डॉल्टन ईटॉन कॉलेज के पूर्व छात्र थे। उन्होंने इसी कॉलेज में पढ़े उच्च वर्ग के लोगों का उपयोग करते हुए डी प्रभाग से कई बैंक कर्मियों और प्रभावशाली वकीलों को नियुक्त कर लिया। इनमें बैंक कर्मियों के परिवार से संबंध चार्ल्स हैब्रो, एक निर्मम ऑस्ट्रेलियाई जॉर्ज टेलर, कोल्टोल्ट कपड़ा कंपनी से संबंधित एक बैंक कर्मी शामिल थे। चार्ल्स हैब्रो के स्वीडन में मजबूत ताल्लुकात थे और चार्ल्स टेलर के कारोबार संबंधी हित सारी दुनिया में फैले थे। अपने शुरुआती वर्षों में एसओई काफ़ी कुछ शहरी और कानूनी जगत से जुड़े भद्रलोक के क्लब जैसी दिखाई देती थी। एसओई 3 प्रभागों में बटी थी: प्रचार के लिए एसओई 1, सक्रिय अभियानों के लिए एसओई 2 और योजनाएं तैयार करने के लिए एसओई 3। अक्टूबर 1940 के आते आते इसने अपने ऑफिस को विस्तार देते हुए उन्हें सेंट इरमिन्स होटल के खस्ताहाल अड्डे से बाहर तक फैला लिया था। उसने हालांकि होटल की पहली 3 मंजिलें अपने पास ही बनाई रखी थी,
लेकिन वो अपने मुख्य अड्डे को काल्पनिक जासूस शर्लॉक होम्स के घर 221 से आगे 64 बेकर स्ट्रीट पर ले गई थी। बाद में इसने 83 बेकर स्ट्रीट स्थित नाजेबी हाउस ले लिया और फिर 82 बेकर स्ट्रीट पर स्थित मार्क्स एंड स्पेंसर के कॉर्पोरेट मुख्यालय के माइकल हाउस की ऊपरी मंजिल ले ली। यहाँ संकेत अक्षर और सिग्नल शाखाएं थीं। इसके बाद से एसओई के अधिकारी बेकर स्ट्रीट इरेगुलर्स के नाम से जाने जाते थे। ये नाम ऑर्थर कॉनन डायल से लिया गया था, जो इसका इस्तेमाल अपनी जासूसी कहानियों में किया करते थे। एसओई के विभिन्न प्रभाग थे जो नाजी अधिकृत देशों से संबंधित काम देखते थे। इनके ऑफिस जल्दी ही दुनिया भर में फैल गए, इस्तांबुल और काहिरा से लेकर दिल्ली, अल्जीरिया, कैंडी, ब्रिस्बेन और न्यूयॉर्क तक। एसओई की सारी शाखाओं का लक्ष्य एक ही था, जर्मन अधिकृत देशों में तोड़फोड़ और भीतरघात की कार्रवाइयों के माध्यम से प्रतिरोध आंदोलनों की मदद करना। जापानियों से टक्कर लेने के लिए एसओई के गुप्तचरों को दिल्ली से बर्मा भेजा गया। उत्तरी अफ्रीका और इटली में उन्होंने प्रतिरोध आंदोलनकारियों को शस्त्रों से सुसज्जित किया। बाल्कान युद्ध क्षेत्र यूगोस्लाविया, पोलैंड और रोमानिया का काम देखता था। पूर्वी यूरोपीय प्रभाव फ्रांस, नीदरलैंड्स और बेल्जियम का काम देखता था और भूमध्य सागरीय युद्ध क्षेत्र ग्रीस, इटली और स्पेन का काम देखता था। सुदूर पूर्व का एसओई बर्मा, मलाया, थाईलैंड, फ्रैंको, इंडोचाइना, चीन और सुमात्रा का काम देखता था। सिलोन में इसका अड्डा कैंडी में था। जब जुलाई 1941 में सोवियत संघ और उसी साल दिसंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में घसीट लिया गया, तो इससे ब्रिटेन को महत्वपूर्ण सहयोगी मिल गए और उसके लिए दुश्मन के कब्जे वाले इलाकों में सशस्त्र लोगों के विशाल समूह तैयार करने के लिए योजना बनाना संभव हो सका। ये समूह यूरोप में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के प्रवेश के अवसर को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। फ्रांस में एसओई के 6 सेक्शन काम कर रहे थे। इनमें से 2 मुख्य सेक्शन थे, एफ सेक्शन और आरएफ सेक्शन। एफ सेक्शन फ्रांस में प्रतिरोध और तोड़फोड़ की गतिविधियों में मदद के लिए लंदन में प्रशिक्षित गुप्तचरों को भेजता था। इसके रंगरूटों में फ्रांसीसी भाषा, अंग्रेजी पुरुष और स्त्रियां तथा ब्रिटेन के संरक्षण वाले इलाकों और फ्रांसीसी भाषी उपनिवेशों के लोग शामिल होते थे। एफ सेक्शन पूरी तरह से ब्रिटेन द्वारा संचालित था। शुरुआती सालों के कुछ अपवादों को छोड़कर फ्रांसीसी निर्वासित लोग एफ सेक्शन में नहीं बल्कि आरएफ सेक्शन में नियुक्त किए जाते थे, जो दे गॉल का समर्थन करता था और ड्यूक स्ट्रीट में गॉलवादी फ्री फ्रेंच मुख्यालय के साथ मिलकर काम करता था। गॉलवादियों द्वारा संचालित सेक्शन में पूरी तरह से फ्रांसीसी गुप्तचर होते थे और ये सेक्शन 1 डोरसेट स्ट्रीट पर स्थित था। आरएफ सेक्शन संयुक्त रूप से दे गॉल के अधिकारियों तथा एसओई से आदेश प्राप्त करता था। उनका उद्देश्य जर्मनों तथा विशी सरकार दोनों के काम में व्यवधान डालना था। एफ सेक्शन और आरएफ सेक्शन के बीच उसी तरह का हल्का सा विरोध भाव था जैसे कि एसओई और MI6 के बीच था। फ्रांस स्थित एसओई की दूसरी शाखाओं में डीएफ, ईयूपी, MFF और जेडबर्ग सेक्रेट शामिल थे। डीएफ भागने के रास्तों का संचालन करती थी। ईयूपी ज़्यादातर फ्रांस की पोलिश बस्तियों में काम करती थी और AMF अल्जीरिया में सक्रिय थी। जेडबर्ग मंडलियों को उस मुख्य आक्रमण ऑपरेशन ओवरलॉर्ड से पहले फ्रांस नहीं पहुंचना था, जिसकी शुरुआत जून 1944 में हुई थी। फ्रांसीसी सेक्शन का मुख्य उद्देश्य फ्रांस पर आक्रमण की ज़मीन तैयार करना था। फरवरी 1942 में डाल्टन की जगह लॉर्ड सेलबॉर्न ने ले ली। सेलबॉर्न चर्चिल के दोस्त थे और उन्होंने 1930 के दशक में चर्चिल की भारतीय नीति इंडिया पॉलिसी का समर्थन किया था। वे लॉर्ड सेलिसबरी के पोते थे और उनकी पहुंच प्रधानमंत्री तक थी। ये समय था जब एसओई की नींव तैयार हो चुकी थी और उसने अपनी अहमियत साबित करने की शुरुआत कर दी थी। गुप्तचरों का पहला सर्किट कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका था और संगठन की शक्ति बढ़ गई थी। 1944 में एसओई के अभियान के शिखर पर लगभग 15,000 लोग इस संगठन का हिस्सा बन चुके थे। इसने ब्रिटेन के 4 रिसीविंग स्टेशनों पर 1500 वायरलेस ऑपरेटरों और सांकेतिक लिपि लिखने वाले क्लर्कों की नियुक्ति करी थी और ये 2400 घंटे काम करती थी, क्योंकि दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में सक्रिय सैकड़ों गुप्तचरों की ओर से निरंतर संदेश आ रहे होते थे। दुनिया भर में फैले इसके विभिन्न मुख्यालयों, अभियान स्थलों और सब स्टेशनों पर लगभग 10,000 पुरुष और 3,000 महिलाएं काम करती थीं।
इसमें से लगभग 5,000 गुप्तचर, जिनमें से लगभग सारे पुरुष थे, फील्ड में काम करते थे। ये लोग अकेले यूरोप में अनुमानित 20 से 30 लाख सक्रिय प्रतिरोध आंदोलनकारियों के साथ काम करते थे। एसओआई के ज़्यादातर रंग रूट फील्ड में सक्रिय गुप्तचरों से संदेश प्राप्त कर रहे थे और कोडिंग क्लर्कों तथा वायरलेस ऑपरेटरों के रूप में काम कर रहे थे। दूसरे लोग योजना, प्रशासन, गुप्त अभियानों, आपूर्ति, अनुसंधान, सुरक्षा और परिवहन संबंधी काम देखते थे। कुछ लोग डर्टी ट्रिक्स विभाग के लिए काम करते थे, जो अपने दायरे में विस्फोटकों, चालबाजियों और छद्मवेशों को समेटता था। स्विच बोर्ड की शुरुआत 12 लाइन से हुई थी, जिसकी संख्या अभियानों के चरम पर 200 हो गई थी। लंदन में बेकर स्ट्रीट मुख्यालय के करीब, डॉर्सेट स्क्वायर और पोर्टमान स्क्वायर के निकट आर्चेट कोर्ट, मॉन्टेग्यू मेसन्स और चिल्टर्न कोर्ट में एसओई के विभिन्न देशों से संबंधित और तकनीकी सेक्शंस थे। इंटरव्यू के कक्ष विक्टोरिया होटल में थे। पोर्टमान स्क्वायर के करीब आर्चेट कोर्ट में एफ सेक्शन के कार्यालय थे, जहां नूर काम करने वाली थी। एसओई में नियुक्ति गुप्त ढंग से होती थी, जैसा कि खुफिया संगठनों के साथ होता है। ज़्यादातर रंग रूट सिफारिशों और निजी संपर्कों के रास्ते आते थे और या तो परिवार के सदस्य या दोस्त या महज ओल्ड स्कूल नेटवर्क का हिस्सा होते थे। बाद में जब रंग रूटों की ज़रूरत बढ़ गई तो भाषाई दक्षता रखने वाले लोगों की तलाश के लिए सभी विभागों को अनौपचारिक निर्देश जारी कर दिए गए। एसओई में नियुक्ति के लिए भाषा बहुत अहमियत रखती थी। एसओई के एफ सेक्शन के प्रमुख मॉरिस बकमास्टर ने अपनी किताब स्पेशली एक्सप्लॉयड में लिखा था कि परीक्षण प्रक्रिया बहुत विस्तृत थी। सबसे पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस भाषाई दक्षता रखने वाले लोगों की सूची भेजती थी। हालांकि सिर्फ धारा प्रवाह फ्रांसीसी पर्याप्त नहीं थी। आवेदकों के बोलने में ज़रा भी ब्रिटिश लहजा स्वीकार्य नहीं था और उनका फ्रांस निवासियों की तरह फ्रांसीसी बोलना अनिवार्य था। उनका रंग रूप भी एकदम वैसा ही होना ज़रूरी था कि कोई फ्रांसीसी उन्हें देखता तो उन्हें फ्रांसीसी ही समझता। ये निर्णायक परीक्षा थी। हालांकि एसओई के आरंभिक कुछ रंग रूट फ्रांसीसी थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही नौकरी में शामिल होने से रोक दिया गया था, क्योंकि उन्हें दे गॉल के नेतृत्व वाली फ्री फ्रेंच के लिए नियुक्त किया गया था। एसओई को भर्ती अभियान को फ्रांसीसी बोलने वाले ब्रिटानियों तक सीमित करना पड़ा, जो आसान काम नहीं था। आमतौर से उन लोगों को भर्ती कर लिया जाता था जिनका एक अभिभावक फ्रांसीसी होता था या जो फ्रांस में काफ़ी समय तक रह चुके होते थे। बाद में कैनेडियाई, अमेरिकन, दक्षिण अफ्रीकी और मॉरिशस के लोग नियुक्त किए गए। सही प्रत्याशी का चयन बड़ी अहमियत रखता था, क्योंकि गलत प्रत्याशी न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल सकता था, बल्कि समूह के बाकी लोगों को भी खतरे में डाल सकता था। श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी का भी मजबूत होना ज़रूरी था, अन्यथा जानें जोखिम में पड़ सकती थी। अगर कोई गुप्तचर फ्रांस में रहने वाले व्यक्ति की तरह फ्रांसीसी बोलने में अक्षम होता तो वो पूरे के पूरे समूह का भंडाफोड़ करने का कारण बन सकता था। एक बार भाषाई परीक्षा पास कर लेने के बाद अगली परीक्षा चरित्र की होती थी। शुरू में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें लगता था कि जर्मन सुरक्षा पुलिस अपव्यय से टक्कर लेने के लिए एसओई के रंग रूट उन्हीं के जैसे हथियारों के बीच से लिए जाने चाहिए थे, जो उनको उन्हीं के खेल में पछाड़ सकते। लेकिन एसओई के अधिकारी इस दृष्टिकोण के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पाया था कि जिन लोगों का अतीत संदेहास्पद होता था उनका काम अक्सर असंतोषजनक होता था। इसके बजाय वो चरित्रवान और अपने ध्येय के प्रति अडिग रहने वाले लोगों को पसंद करते थे। दृढ़ ईमानदारी प्रत्याशी की परीक्षण सूची में शामिल चीज़ों में से एक थी। प्रत्याशी किसी सैन्य अनुभव के बिना महज एक व्यावसायिक व्यक्ति भी हो सकता था। यहाँ तक कि शारीरिक योग्यता भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती थी, क्योंकि एसओई के अधिकारियों का विश्वास था कि ट्रेनिंग किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में चमत्कार साबित हो सकता है। मॉरिस बकमास्टर ने लिखा था, हमारा सबसे बड़ा सरोकार बुनियादी साहस को लेकर था। सही आदमी का चुना जाना महत्वपूर्ण था, क्योंकि गुप्तचर को फील्ड में अकेले काम करना होता था, जिस दौरान वो अक्सर मुख्यालय के साथ उन कमज़ोर से रेडियो संपर्कों से जुड़ा होता था जो किसी भी क्षण टूट सकते थे। प्रत्याशियों से कह दिया जाता था कि काम का मतलब है निरंतर तनाव, शायद सालों जारी रहने वाला तनाव। कोई छुट्टी के दिन नहीं होते थे, ना कोई घर जाने की छुट्टी, ना कोई स्थानीय छुट्टी, ना इतवार, ना बैंक हॉलिडे। इसके बजाय काम का मतलब था खुद को लगातार जर्मन अपव्यय या फ्रांसीसी मिलीस, फ्रांस के जर्मन समर्थक योद्धाओं के विरुद्ध खड़े रखना।
सबसे ज़्यादा गंभीर बात ये थी कि किसी तरह का संरक्षण नहीं था, क्योंकि गुप्तचर वर्दी में नहीं होते थे और पकड़े जाने पर मौत की सज़ा तय होती थी। संभावित रंगरूटों को उनके इंटरव्यू के दौरान मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जाता था, और अगर उन्हें लगता था कि वो जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते तो उन्हें भर्ती न होने की पूरी आज़ादी होती थी। अप्रैल 1942 में युद्ध परिषद ने एक प्रस्ताव पारित करके एसओई को फील्ड में महिला जासूस रखने की इजाज़त दे दी थी। तर्क ये दिया गया था कि स्त्रियों के लिए ये ज़्यादा आसान होगा कि वो खरीदारी या रोज़मर्रा के कामों से इधर उधर घूम सके, और उनसे मर्दों के मुकाबले पूछताछ किए जाने की संभावनाएं कम होंगी। और इस तरह नूर को एसओई के मुख्य नियुक्ति अधिकारी सेल्विन जेप्सन से मिलने के लिए बुलाया गया। वे अपनी नियुक्ति के समय से ही सेना के खुफिया तंत्र की निगरानी के अधीन नहीं थी। उन्हें संचार का प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका था, और स्पेशलिस्ट कोर्स के दौरान उन्होंने सांकेतिक लिपि की अपनी गति को बढ़ा लिया था। उन्होंने भाषा संबंधी परीक्षा भी पास कर ली थी, क्योंकि उनकी फ्रांसीसी त्रुटिहीन थी। बाकी चीज़ें उनके इंटरव्यू और भर्ती होने की उनकी इच्छा पर निर्भर करती थीं। सेल्विन जेप्सन रोमांचक किस्सों के लेखक थे, जो कभी कभी ई पॉटर के नाम से भी जाने जाते थे और उस नाम से लिखते भी थे। वे अपराध कथाओं के लेखक एडगर जेप्सन के बेटे थे, और उनकी शिक्षा दीक्षा लंदन के सेंट पॉल स्कूल तथा पेरिस के साबोन में हुई थी। वे द्विभाषी थे और उन्होंने कई रहस्यमय कथाएं लिखी थी, जिनमें क्वालिफाइड एडवेंचरेट दैट फेलो मैकआर्थर और लव इन पेरिल नामक पुस्तकें शामिल थीं। उनकी पुस्तकें मेन रनिंग पर बाद में अल्फ्रेड हिचकॉक ने फिल्म बनाई थी। जेप्सन इंटरव्यू लेने में बहुत दक्ष थे, और उन्होंने एफ सेक्शन में कई महिला रंगरूटों की नियुक्ति की थी। वे इंटरव्यू के लिए आमतौर पर विक्टोरिया होटल के नीरस कमरे चुनते थे। जेप्सन की सबसे बड़ी दक्षता इस बात में नहीं थी कि वे थोड़ी सी मुलाकात में ही किसी व्यक्ति के चरित्र या काफ़ी सही आकलन कर लेते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि किसी संभावित गुप्तचर के इंटरव्यू के पहले चौथाई मिनट में उसका जो प्रभाव उनके मन पर पड़ा उसे बाद में बदलना पड़ा हो। 10 नवंबर 1942 को नूर विक्टोरिया होटल में जेप्सन से मिली। उन्हें लगा कि उन्हें युद्ध कार्यालय द्वारा बुलाया गया था। जेप्सन ने पाया कि नूर के साथ वे सीधे मुद्दे पर आ सकते थे। दूसरे संभावित रंगरूटों के मामले में उन्होंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने बाद में याद करते हुए कहा था कि असाधारण शिष्टता के बावजूद वे जैसे इस बात को अंदर से जानती थीं कि मैं उनसे किस तरह के काम की अपेक्षा कर रहा था। इसी के साथ साथ मुझे ये भी लगा कि उनके साथ खुलकर बात करना बेहतर होगा। हमारे शब्दों में उनकी सुरक्षा का ठीक से ध्यान रखा जाएगा। अगर उन्हें लगेगा कि स्थिति उनके बर्दाश्त के बाहर है तो वो युद्ध कार्यालय बुलाए जाने की वजह नहीं बताएंगी। वे उन अन्य संभावित रंगरूटों के मुकाबले में चौंकाने वाली बात थी, जिनसे कहा जाता था कि अगर उन्होंने कमरे में सुनी गई कोई भी बात दोहराई तो वे गोपनीयता के सरकारी कानून ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन कर रहे होंगे, जिसके लिए उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ज़्यादातर गुप्तचरों के 2-3 इंटरव्यू होते थे, जिनमें उन्हें बीच में ही टोक दिया जाता था, और तीसरे में उनसे फैसला लेने को कहा जाता था। लेकिन नूर को एक ही इंटरव्यू के बाद ले लिया गया। ये इंटरव्यू लेते हुए जेप्सन का मुख्य काम व्यक्ति के इरादे और चरित्र की थाह लेना होता था। उन्हें ये जानना ज़रूरी होता था कि लोग जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालने को क्यों उत्सुक हैं। क्या इसके पीछे देशभक्ति है, असंतोषजनक निजी जिंदगी है, बदले की भावना है, या महज दुस्साहस है। उन्हें ये भी पक्के तौर पर जानना ज़रूरी होता था कि सामने बैठा संभावित गुप्तचर कहीं भावनाओं में बह जाने वाला तो नहीं है। उनके मुताबिक विवेक और सावधानी किसी गुप्तचर के सबसे महत्वपूर्ण गुण थे। जेप्सन ने नूर से उनके परिवार और पृष्ठभूमि के बारे में बात की, और फिर वो फ्रांस और युद्ध के मुद्दे पर आ गए। उन्होंने नूर को फ्रांस के ताज़ा हालात के बारे में बताया, जर्मन योजनाओं में हस्तक्षेप करने के पीछे ब्रिटेन के युद्ध संबंधी उद्यमों के बारे में बताया। उन्होंने नूर को उनके कर्तव्यों के बारे में बताया। उन्हें जर्मनों की योजनाओं को नाकामयाब करने के लिए प्रतिरोध आंदोलनकारियों की मदद करते हुए भूमिगत रहकर गुप्त रूप से वायरलेस ऑपरेटर के रूप में काम करना होगा। जेप्सन ने महसूस किया कि नूर स्वभाव से ही सावधान, सुव्यवस्थित और परिश्रमी थी। वे पूरे धीरज से काम कर लेंगी, जो कि वायरलेस ऑपरेटर की बुनियादी विशेषता है। सामने बैठी नूर से जेप्सन ने कहा कि जिम्मेदारी बेहद खतरनाक है। पकड़े जाने पर आपसे गेस्टापो द्वारा पूछताछ की जाएगी, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक भयावह अनुभव है। और चूंकि आप वर्दी में नहीं होंगी, इसलिए आपको युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन कोई संरक्षण सुलभ नहीं होगा। संक्षेप में यह कि मुमकिन है कि आपको गोली मार दी जाए और आप कभी भी वापस न लौट सकें।
वे खामोश रहकर उनके शब्दों के संपूर्ण निहितार्थों को गहराई से समझते हुए चुपचाप सुनती रहीं। जेप्सन ने नूर को बताया, इस मुहिम के बदले कोई पैसा नहीं मिलेगा। आपको नौकरी की सामान्य पगार, जो एसओई के लिए करमुक्त थी, बिना किसी वेतन वृद्धि या बोनस के मिलती रहेगी, और जिस दौरान आप फ्रांस में होंगी आपकी पगार ब्रिटेन में रोक कर रखी जाएगी। अगर आप जिंदा वापस आ जाती हैं तो उसका भुगतान आपके लिए कर दिया जाएगा। अगर नहीं आती हैं तो आपके निकटतम रिश्तेदार के लिए कर दिया जाएगा। आपका एकमात्र संतोष उस सेवा का ज्ञान होगा जो आप देंगी। जेप्सन ने याद करते हुए बताया था, मैं अपनी बात अभी ठीक से पूरी तरह से कह भी नहीं पाया था। उन्होंने कहा कि वो ये जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। उनके लहजे में वही सरलता थी जिसका परिचय वो हमारी बातचीत की शुरुआत में देती आ रही थी। जेप्सन ने कहा कि वो सामान्यतः ऐसे किसी भी व्यक्ति को भर्ती करने को लेकर असहज और अनुच्छिक होते थे जो हालात को तुरंत स्वीकार कर लेता था, क्योंकि उसका मतलब ये होता था कि जिम्मेदारी के लिए उन्होंने पर्याप्त सोच विचार के बिना ही उसे स्वीकार कर लिया है, या फिर उसके पीछे विशुद्ध देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य से इतर कोई ध्येय था। लेकिन नूर के मामले में उन्हें ऐसी कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि उन्हें अंदर से इस बात का एहसास था कि वो इस पर गहराई से सोच विचार कर चुकी थी और अपना इरादा बदलने वाली नहीं थी। चूँकि जेप्सन स्वयं भी लेखक थे, उनके मन में नूर के प्रति अपनेपन का स्वाभाविक भाव था, क्योंकि नूर ने उन्हें बताया था कि वो बच्चों के लिए लिखती और प्रसारण करती रही थी। उन्होंने तो नूर से यहाँ तक कहा था कि अगर वो लेखिका के रूप में अपना काम जारी रखेंगी तो समाज के लिए कहीं ज़्यादा मूल्यवान होंगी, क्योंकि तब वो युद्ध के बाद बच्चों के साथ संवाद कर सकेंगी और उन युवा दिमागों के घाव भर सकेंगी जिन्होंने युद्ध की तबाही को देखा झेला होगा। लेकिन नूर ने इनकार में सर हिलाते हुए इस पेशकश को ठुकरा दिया था। जेप्सन ने बताया था कि वो निश्चय और आत्मविश्वास से भरी थी। उनका कहना था, अगर आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो मैं चाहूँगी कि मुझे ट्रेनिंग दी जाए और आपके लिए गुप्तचर के रूप में काम करने का अवसर दिया जाए। मेरे मन में ज़रा भी संदेह नहीं था और इसलिए मैं उन्हें रखने पर सहमत हो गया। जिसके पीछे उस अवसाद और उदासी की भावना कुछ ज़्यादा ही थी जो इन इंटरव्यूज़ के इस खास मकाम पर मैं हर वक्त महसूस किया करता था। उसके बाद जेप्सन नूर के ट्रेनिंग के दौरान उनसे कई बार मिले और उनसे उनकी मुहिम और काम की प्रकृति के बारे में बात की, लेकिन वो उनके साथ की अपनी पहली मुलाकात को और उस प्रभाव को कभी नहीं भूले जो नूर ने उन पर छोड़ा था। मैं नूर के उस पहली दोपहर के दृश्य को साफ देख पाता हूँ, जब वो उस स्याह कमरे में लकड़ी की खाली मेज़ के दूसरी तरफ रसोई की सख्त कुर्सी पर मेरे सामने बैठी थी। वाकई मैं उन तमाम लोगों के बीच जो वापस नहीं लौटे थे और जिनकी संख्या बहुत थी, उनकी उस नितांत अनूठी और बेहद निजी जीवंतता में निरंतर याद करता हूँ जो उन्हें उन तमाम लोगों से अलग खड़ा करती थी। छोटे स्थिर नैन नक्श, काली शांत आंखें, कोमल स्वर और व्यक्तित्व में चमकती हुई ऊर्जा। इसके बाद नूर को बताया गया कि उन्हें वाफ से मुक्त करके फर्स्ट एड नर्सिंग यमनरी में भर्ती कर लिया जाएगा। फैनी को विमेंस ट्रांसपोर्ट सर्विस के नाम से भी जाना जाता था। ये विभाग महिला गुप्तचरों के लिए एक ओट का काम करता था, क्योंकि ये उन्हें बंदूक के इस्तेमाल के ट्रेनिंग का बहाना मुहैया कराता था, जिसकी इजाज़त उन्हें वाफ में काम करते हुए नहीं थी। ये विभाग उन्हें वर्दी भी देता था जो ट्रेनिंग के दौरान उपयोगी होती थी और लंबे समय तक घर से दूर रहने की वजह भी उपलब्ध कराता था। ये परिवार तथा दोस्तों को विश्वास दिलाने वाले छद्म किस्सों का काम भी करता था और नूर ने इसका कारगर तरीके से इस्तेमाल किया था। फैनी के कर्मचारी ड्राइवर और टेलीफोन ऑपरेटर से लेकर वायरलेस ऑपरेटर, कैंटीन कर्मचारी और जेल के पहरेदार तक विभिन्न हैसियतों में काम करते थे। चूँकि कई महिला गुप्तचर फैनी और वाफ दोनों थीं, इसलिए उनके विभाग को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी। नूर के जॉर्ज क्रॉस प्रशस्ति पत्र में उन्हें वाफ का अधिकारी बताया गया था, जबकि एसओई की 13 महिला गुप्तचरों के नाइट ब्रिज के स्मारक में उन्हें फैनी बताया गया था। पुनः उनके जॉर्ज मेडल, जिसका ग्रेड बढ़ाकर बाद में जॉर्ज क्रॉस कर दिया गया था, की सिफारिश एन इनायत खान अ वॉलंटियर फैनी के नाम से की गई थी। जब 8 फरवरी को उन्होंने एसओई में दाखिला लिया था तब नूर वाफ में थी। 12 फरवरी को उन्हें फैनी में भर्ती किया गया था। बाद में नूर को वाफ द्वारा मानद कमीशन दिया गया। यही वजह है कि वाफ के उनके दस्तावेज उन्हें 15 जून 1943 में वाफ के कार्यभार से मुक्त किए जाने और 16 जून को वाफ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का मानद पद दिए जाने का उल्लेख करते हैं।
नूर को अधिकारी का पद इसलिए दिया गया था क्योंकि एसओई को लगता था कि यह पद उन्हें किसी हद तक सुरक्षा उपलब्ध कर पाएगा, क्योंकि अगर वो अधिकारी के पद पर होंगी तो कोई भी जर्मन अधिकारी उन्हें गोली मारने से हिचकिचाएगा। अधिकारी के पद पर पदोन्नति का मतलब भत्तों में बढ़ोतरी भी था, और नूर को ये पता चला कि उनकी माँ एक विस्थापित व्यक्ति के रूप में स्वयं भी भत्ते की पात्र हो जाएंगी। अब नूर को एबिंगडन लौटने और आदेशों की प्रतीक्षा करने को कहा गया। जेपसन के साथ मुलाकात ने नूर को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था, क्योंकि उनका चित्त शांत था, क्योंकि उन्होंने निहितार्थों को समझ लिया था। उन्होंने हिटलर की सेनाओं से लड़ाई में किसी भी सूरत में मदद करने का निश्चय कर रखा था। वो फ्रांस भी लौटना चाहती थी, उस मुल्क में जिसे वो प्यार करती थी और जहाँ सबसे ज़्यादा आत्मीयता महसूस करती थी। नौकरी में निहित खतरों के बावजूद नूर को लगता था कि वो अपनी भाषाई दक्षता, फ्रांसीसी संस्कृति की समझ और पेरिस से सुपरिचित होने की वजह से उस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। उनके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं था कि वो चुनौती स्वीकार करना चाहती थी। जैसे ही उन्होंने अपना मन बना लिया, अपने ज़िद्दी स्वभाव के चलते वो बाद के दिनों में आगे बढ़ती ही चली गईं। सिर्फ एक ही चीज़ थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। वो अपनी माँ, जो अभी भी बेहद कमज़ोर और उन पर निर्भर थी, को लेकर आशंकित थी कि वे नौकरी के सिलसिले में उनके बाहर जाने की खबर को कैसे पचा सकेंगी। नूर ने अपने इंटरव्यू के बारे में कुछ सोच विचार करने के बाद 11 नवंबर को एबिंगडन से जेपसन को खत लिखा। इसे जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए लिखा गया कि उनका औपचारिक खत उस साहस और स्पष्टवादिता को दर्शाता था जिसे जेपसन ने लक्ष्य किया था। उन्होंने जेपसन से कहा कि युद्ध जीतना पारिवारिक रिश्तों से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। सिग्नल्स, रेफ, एबिगडन, बग्स, 11:10। कैप्टन जेपसन। डियर सर, आपके ऑफिस में मंगल 10 को अपने इंटरव्यू के बाद मैंने अपनी माँ से बात की और इस सिलसिले में मेरी चिंताएं कमोबेश मिट चुकी हैं। पहली बात तो ये है कि समय गुजरने के साथ साथ मेरी माँ मेरे विदेश जाने के विचार की आदी होती जाएंगी। दूसरी, मैं उनको ज़्यादा बेहतर वित्तीय सहयोग उपलब्ध करा पाऊँगी, जिसके लिए मुझे बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि युद्ध के दौरान मेरे लेखन से जो आय मुझे हो रही थी वो निहायत ही अपर्याप्त थी। इसके अलावा मुझे इस बात का एहसास है कि जहाँ इस युद्ध को जीतने का मसला दाव पर है, वहाँ पारिवारिक रिश्ते बहुत तुच्छ चीज़ें हैं। इसलिए आप मुझे जो जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं उसे निभाना मेरी खुशकिस्मती होगी और मैं उसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करती हूँ। मुझे लगता है जिस हद तक ये काम ऑपरेशनल होगा उस हद तक मैं कुछ उपयोगी साबित हो सकूँगी। सर, आपने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए धन्यवाद। भवदीय एन इनायत खान। पुनश्च अगर चयन की गुंजाइश होती तो मैं रैफ बनी रहना ही पसंद करती। अगर मुमकिन होता तो इस नौकरी के प्रति कमोवेश मेरा लगाव बढ़ता गया है। जेपसन ने 13 नवंबर को जवाब दिया था। जिस तरह के काम की बारे में हमने बात की थी उसको लेकर आपकी बेचैनी को मैं समझ सकता हूँ और वादा करता हूँ कि जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं सारी व्यवस्थाएं करूँगा। नूर की निजी फाइल में 18 नवंबर 1942 को ये नोट है। ट्रेनिंग के बाद गुप्तचर के रूप में काम करना है। तारीख अभी तय नहीं हुई है। नूर ने विलायत को लिखा कि उन्होंने वायुसेना ऑफिसर की नौकरी स्वीकार कर ली है और वो नौसेना, थल सेना तथा वायुसेना के संयुक्त गुप्तचर सेवा के लिए काम करेंगी। उन्होंने बहुत खुश होकर विलायत को अपने अधिकारी पद के भत्ते के बारे में लिखा और कहा कि हम शायद भविष्य में किसी समय लंदन में एक फ्लैट का इंतज़ाम कर सकेंगे। वहाँ एबिंगडन में भी आदेशों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। जब नूर एसओई में भर्ती हुई थी तब तक इस संस्था को अस्तित्व में आए 2 साल हो चुके थे। मई 1941 में प्रथम गुप्तचर जॉर्ज बेग्गे पैराशूट के सहारे फ्रांस में उतरे थे और उस आदमी के विशाल मकान में चले गए थे जो प्रतिरोध आंदोलन से सहानुभूति रखता था। ये आदमी एफ सेक्शन अधिकारी मॉरिस बकमास्टर का दोस्त था। नवंबर 1941 में मॉरिस बकमास्टर ने एफ सेक्शन के प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया था। मॉरिस बकमास्टर ने ईटॉन से पढ़ाई की थी और फ्रांस में ले मेहता और पेरिस सुहाग में रिपोर्टर के रूप में काम कर चुके थे। उन्होंने कुछ दिन बैंक की नौकरी में भी हाथ आजमाया था और फिर फोर्ड मोटर कंपनी की पेरिस शाखा में मैनेजर हो गए थे। वो धारा प्रवाह फ्रांसीसी बोलते थे और फ्रांस के नगरों और गांवों से भली भांति परिचित थे। जब युद्ध भड़क उठा तो वो फ्रांस में ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स में शामिल हो गए थे और ब्रिटेन लौट आए थे, जहां उन्हें एसओई में शामिल कर लिया गया था। वे अपने गुप्तचरों के प्रति प्रतिबद्ध थे और अक्सर उनकी ट्रेनिंग संबंधी रिपोर्ट्स की बजाय उनके बारे में अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करते थे।
किसी व्यक्ति को फील्ड में भेजने का अंतिम फैसला उन्हीं के हाथ में होता था। वेरा एटकिंस बैकमास्टर की सहयोगी थी। वे 32 बरस के अदम्य महिला थी जिनकी शिक्षा दीक्षा फ्रांस में हुई थी और जिन्होंने साबोन में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वो भी धारा प्रवाह फ्रांसीसी बोलती थीं और फ्रांस के तौर तरीकों तथा रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थीं। वे हर गुप्तचर के रवाना होने से पहले उसके साथ हवाई अड्डे तक जाती थीं और बाद में उनके परिवारों के साथ संपर्क में रहती थीं। युद्ध के बाद एटकिंस ने उन कुछ गुप्तचरों की नियति की जांच पड़ताल की थी जो वापस नहीं लौटे थे और बहुत ही श्रमपूर्वक उनके किस्सों का खुलासा किया था। 1943 में एसओई का नेतृत्व ब्रिगेडियर कॉलिन गॉबिन्स के हाथ में आ गया था। कॉलिन बाकायदा सैनिक रहे थे और बाद में एसओई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए थे। गॉबिन्स 1940 में एसओई के अभियान तथा ट्रेनिंग विभाग के निदेशक के रूप में उसकी नौकरी में आए थे और उन्होंने संस्था पर तत्काल अपना प्रभाव छोड़ा था। वे एक स्वाभिमानी स्कॉटलैंड वासी थे जिनकी माँ का परिवार स्कॉटलैंड के पर्वतीय इलाकों हाईलैंड्स का रहने वाला था। वे एक ऊर्जावान व्यक्ति थे जो आधी रात तक काम करते थे और सुबह पौ फटने से पहले तक मौज मनाते रहते थे। उन्हें एक बार सुबह 5 बजे शीर्षासन करते हुए देखा गया था, जिस दौरान वे तालियां बजाते सहकर्मियों से घिरे थे। गमिन्स ने एसओई में नया प्रेरक बदल पैदा किया। गुरिल्ला आंदोलन में उन्होंने जबरदस्त विश्वास था और वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि गुप्तचर हथियारों और विस्फोटकों का प्रयोग करने में पर्याप्त प्रशिक्षित हों और तथा जिन जगहों पर उन्हें काम करना हो वहाँ की मानवीय प्रकृति, राजनीति और धर्म से पूरी तरह परिचित हों। उन्होंने अपने गुप्तचरों को हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए स्कॉटलैंड के पर्वतीय क्षेत्रों में एक सुदूर देहाती गांव चुना था। एसओई के गठन के वर्षों में गमिन्स ने जो कड़ी मेहनत की थी उसके नतीजे उनके इस संगठन का मुखिया बनने के समय तक सामने आने लगे थे। 24 मार्च 1941 की एक आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि एसओई ने यूरोप के ज़्यादातर देशों में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और उपकरण भेजे थे। विपक्षी दलों तथा वायरलेस सेट्स के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी और संचार व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कुरियर सर्विसेज स्थापित की गई थी। फ्रांस में सक्रिय एसओई के गुप्तचर उन कारखानों को ब्यौरे लेकर आए थे जहां अंग्रेज़ों को अपने हिमायती लोग मिले थे और फ्रांसीसी प्रतिरोध आंदोलन के उन समर्थकों की लिस्ट लेकर आए थे जो जर्मनों के खिलाफ अंग्रेज़ों की मदद करने वाले थे। उन्होंने मक्सेल से लेकर बोगदूर, ले आग और डंकर्क तक तमाम फ्रांसीसी तटों पर स्थित पेट्रोल स्टेशन और ऑयल डम्प्स की नामावली तैयार की थी। उन्होंने जर्मनों के कब्जे वाले मुल्कों में रहते हुए पर्याप्त तैयारी की थी और राशन बुक्स, परमिट्स, कंट्रोल्स और रेल सेवाओं के ब्यौरे इकट्ठे किए थे। इन सब का उद्देश्य फील्ड में सक्रिय गुप्तचरों की मदद करना था। उन्होंने ये निर्णायक महत्व की जानकारी भी जुटाई थी कि बहुत से फ्रांसीसी लोग अधिकृत इलाकों में जर्मनों को नाकाम करने में एसओई की मदद करने को तैयार थे। उन्हें पता चला था कि कब्जे का शुरुआती झटका लगने के बाद दुश्मन के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ रहा था। एसओई का ज़्यादातर काम स्थानीय लोगों के साथ संवाद की श्रृंखला पर निर्भर रहा था। जासूसों को गुप्त अड्डे और कुरियर सेवाओं को लेटर बॉक्स मुहैया कराने में इन स्थानीय लोगों की निर्णायक भूमिका रही थी। उन्होंने वो कई किसान और ग्रामीण भी उपलब्ध कराए थे जो अपने खेतों में हथियार गिराए जाने और गुप्तचरों द्वारा वो हथियार इकट्ठे किए जाने तक उन्हें अपने खलिहानों में छुपाए रखने पर राजी हुए थे। एसओई के सबसे बड़े समर्थकों में फ्रांसीसी रेलवे के कामगार, डाक विभाग के कर्मचारी और कारखानों के कामगार शामिल थे। इन लोगों ने जर्मनी से मुक्ति पाने की खातिर बहुत बड़े जोखिम उठाए थे। एसओई के कई संस्थान और कार्यशालाएं भी थीं जो अपने गुप्तचरों को उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 24 घंटे काम करती रहती थीं। अत्यंत नवाचारी कलपुर्जों का इस्तेमाल किया जाता था। विस्फोटकों से भरे मृत चूहे, लकड़ी के लट्ठों और डंडों के बंडलों में या पेट्रोल की टंकियों में छुपाए गए गुप्त वायरलेस ट्रांसमीटर, जानवरों की विस्फोटक लीद, घोड़ों की लीद हाइड पार्क से इकट्ठी की जाती थी। रंगे हुए टीएनटी ताकि वो कोयले के ढेर जैसे दिखते, विस्फोटक नट बोल्ट, विस्फोटक फाउंटेन पेन और दूध की बोतलें और प्लास्टिक के विस्फोटक। यहाँ तक कि बुद्ध की कुछ विस्फोटक मूर्तियाँ भी थीं जिन्हें फेरी वालों के छद्म वेश बनाए घूमते गुप्तचर जापानी सैनिकों को बेच सकते थे। ये सारी चीज़ें विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम और बार्नेट के थेस्ट बार्न रोड हाउस में तैयार की जाती थी। छोटे से छोटे जासूसी उपकरण भी तैयार किए जाते थे। चश्मों के कांच पर माइक्रोफिल्स के डॉट, बटन कंपास, एस्केप सा, सिल्क स्कार्फ मैप,
जाली कागज़, गुप्त रेडियो, अदृश्य स्याहियाँ तथा और भी बहुत कुछ। अगर इसे जासूसी कहानी के साजो सामान की संज्ञा दी जाती तो शायद गलत नहीं होगा। इयान फ्लेमिंग के क्यू की रचना, जेम्स बॉन्ड के उपन्यासों के कलपुर्जे, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की टॉय शॉप और इन उपकरणों के आविष्कारकर्ताओं से प्रेरित थे। अप्रैल 2004 में उन स्थल पर एक स्मरण फलक का अनावरण किया गया जहां एसओई की गुप्त टॉय शॉप थी। अक्टूबर 1941 तक फ्रांस के फ्रांसीसी सेक्शन में 33 मर्द थे। 1942 में नूल के शामिल होने पर यह संख्या बढ़कर 50 हो गई थी। जून 1943 तक रंगरूटों की संख्या 120 हो गई थी तथा अधिक महत्वाकांक्षी अभियानों की योजना बनने लगी थी। कुल मिलाकर फ्रांसीसी सेक्शन द्वारा 480 सक्रिय गुप्तचरों को नियुक्त कर लिया गया था। एफ सेक्शन द्वारा फ्रांस भेजी गई 39 महिलाओं में से 13 कभी नहीं लौटी। 1943 में जाकर ही एसओई का फ्रांसीसी सेक्शन वास्तव में अभियान के स्तर पर सक्रिय हुआ और उसने नतीजे देने शुरू किए। नूल को अभी भी इस तंत्र को समझना बाकी था जिसमें वो बिना किसी हिचकिचाहट के शामिल हो गई थी। वो काम शुरू करने के लिए उतावली थी, लेकिन उनसे एबिगडन वापस जाकर आदेशों की प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया गया था। प्रतीक्षा में बिताए गए वो कुछ महीने उनके लिए यातनामय थे। वे अब तक उनकी माँ ने रेड क्रॉस में नौकरी हासिल कर ली थी और वे 4 टिबिटन स्ट्रीट लंदन में रहने लगी थी। ये जगह उनकी दोस्त जीन ओवरटन फुलर के मकान से कुछ ही मकानों की दूरी पर थी। नूर अपनी माँ से मिलने लगातार लंदन आती जाती रहती थी और कभी कभी ब्रिटिश म्यूज़ियम या लाइब्रेरी भी चली जाती थी। कभी कभी वो जीन के यहाँ ठहर जाती थी। उनकी दोस्त के गार्डन स्क्वायर स्थित फ्लैट में एक अलग से कमरा था और नूर को उस आरामदेह कमरे में रात बिताना अच्छा लगता था। जीन के पास प्राच्य और मध्य पूर्वी कलात्मक वस्तुओं का संग्रह था जो नूर को बहुत प्रिय था और वे अपनी दोस्त की पुस्तकों के संग्रह को भी उलटती पलटती रहती थीं। दोनों युवतियां कला और दर्शन पर चर्चा करती हुई देर रात तक जागती रहती थीं। जीन ने याद करते हुए बताया कि वो मेरे घर में शांति की तलाश करती थी। मेरा घर उनके लिए युद्ध से दूर एक शरण स्थली जैसा था। यहाँ वो पुस्तकें, आध्यात्मिकता, कला, संस्कृति और आत्मा संबंधी मसलों पर बात कर सकती थी। नूर अक्सर युद्ध के बाद जीवन के बारे में बात करती थी। उन्होंने जीन को अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। संस्कृत सीखना, लेखन जारी रखना, वीणा बजाना, शादी करना और बच्चे पैदा करना। हालांकि नूर और जीन दोनों ही अपनी उम्र के तीसरे दशक में थी, फिर भी वे अपनी उम्र की ज़्यादातर युवतियों के मुकाबले ज़्यादा संजीदा थीं और दर्शन की ओर झुकी हुई थीं। हम लोग निश्चय ही बेफिक्र नहीं थे, जीन ने कहा था। प्राच्य दर्शन और आध्यात्मिकता में दोनों की साझा दिलचस्पी भी उन्हें एक दूसरे के करीब ले आई थी। जीन के घर में तिब्बती प्रार्थना चक्र था जो नूर को बहुत पसंद था। नूर कहती थी कि उस चक्र को हाथ में लेने से उन्हें शांति मिलती थी। उन्हें पूर्वाभास था कि वो लंबा जीवन नहीं जिएंगी क्योंकि उनकी आयु रेखा छोटी थी। वे जीन से इस बारे में अक्सर बात करती थीं। साथ ही वो युद्ध के बाद के अपने जीवन के बारे में भी बात करती थीं। जीन को लगता था कि वो हमेशा से फ्रांस वापस जाना चाहती थी और ऐसा उन्हें तभी से लगता था जब 1940 में उन्होंने फ्रांस छोड़ा था। नूर खुद को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति समझती थी जो किसी एक जगह से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। उनका जन्म मास्को में अमेरिकी माँ हिंदुस्तानी वालिद से हुआ था और उनका पालन पोषण पेरिस और लंदन में सूफ़ी परंपरा के अंतर्गत हुआ था। वो हिंदुस्तान गई थी जिसे वे प्यार करती थी, लेकिन उन्हें लगता था कि उनका वास्तविक घर फ्रांस है। युद्ध के बाद वो लिखना और संगीत बजाना चाहती थी। उन्हें इन दोनों ही चीज़ों की कमी बेहद खटकती थी। हिंदुस्तान की स्वाधीनता का संघर्ष भी उनके दिमाग में था। गांधी और नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का जेल में होना भी उन्हें प्रभावित करता था। नूर को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद उनकी अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि का उपयोग मित्र राष्ट्रों द्वारा किया जा सकता है। वे युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ की फ़ौजों के बर्लिन में आपस में मिलने की कल्पना करती थी और महसूस करती थी कि वो पश्चिमी दुनिया सोवियत यूनियन के बीच संपर्क सूत्र के रूप में काम आ सकेंगी, क्योंकि वो रूस में पैदा हुई थी और उन्हें प्राव्य संस्कृति की समझ थी। कभी कभी नूर की अपनी सूफी आस्था और अहिंसा तथा उनके द्वारा चुने गए युद्ध के रास्ते के बीच टकराव की स्थिति बनती थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में गहराई से सोचा था। वो कहती थी, अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति घृणा से प्रेरित नहीं है तो वो तलवार उठा सकता है।
मुसलमान होने के बावजूद वो हिंदुओं के आध्यात्मिक ग्रंथ भगवत गीता और उसमें निहित अकर्म से कर्म की श्रेष्ठता के शिष्य से सांत्वना प्राप्त करती थी, जैसे कि उनसे पहले उनके वालिद करते थे। वे भगवत गीता के उन पंक्तियों से बहुत प्रभावित थी जहाँ भगवान कृष्ण योद्धा राजकुमार अर्जुन को अपने चचेरे भाइयों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहे हैं। उनसे कहते हैं कि उन्हें फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना चाहिए। नूर को लगता था कि हिटलर की आक्रामक सेनाओं का प्रतिरोध करना उनका कर्तव्य है और परिवार तथा आस्था जैसी चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। युद्ध का हिंसक विकल्प नूर ने स्वयं चुना था। वे एबिंगडन में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे पायलटों के साथ काम करने से संतुष्ट नहीं थी। वे मोर्चे पर सक्रिय होना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि वहाँ हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल ज़रूरी होगा। लेकिन उन्होंने जर्मन सैनिकों से कभी नफरत नहीं की। उनके रोष के लक्ष्य पर गेस्तापो और खुफिया पुलिस थी। इस बीच नूर अपना काम करती नहीं। अगले कुछ महीनों के दौरान वाफ के एक युवा मौसम विज्ञानी जुआन मैगे से उनकी दोस्ती हो गई। जुआन का जन्म हिंदुस्तान में हुआ था और उनका पालन पोषण बम्बई में हुआ था, जहां उनके पिता सिविल इंजीनियर थे और विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में लेक्चरार थे। जब जुआन की उम्र 11 साल की थी तब उनके परिवार हिंदुस्तान छोड़कर यहाँ आ गया था। उनके मन में अपनी जन्मभूमि से गहरा लगाव था। नूर और जुआन अपनी साझा पृष्ठभूमि की वजह से एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हुई और उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। वे एबिंगडन में डिफाइंट नामक मकान में साथ साथ रहती थीं। जुआन ने नूर को उज्ज्वल मुस्कुराहट से युक्त सुंदर और जीवंत बौद्धिकता तथा विनोद प्रति संपन्न युवती के रूप में याद किया। दोनों के स्वभाव एकदम विपरीत थे। जुआन सोशलिस्ट और नास्तिक थी और नूर में गहरी आध्यात्मिकता थी, लेकिन दोनों संवेदनशील और मानवीय थी। डिफाइंट में चाय पीते हुए दोनों धर्म और अध्यात्म, गांधी, नेहरू और अपने साथी मनुष्यों से प्रेम के फलसफे पर चर्चा किया करती थी। जुआन ने बाद में याद करते हुए कहा था, ब्लू पेंगुइन ग्रेट कोट्स में 2 वाफ चांदी की तरह चमकती बारिश की ऊंची घास के पीछे काले रंग की सरकारी साइकिलों पर पैडल मारती हुई चली जा रही थी। नूर वायरलेस ऑपरेटर के साथ और मैं 20,000 फीट की ऊंचाई पर हाइड्रोजन से भरे मौसमी टोहुई गुब्बारे उड़ाती हुई। जुआन को नहीं मालूम था कि नूर एक गुप्त दुनिया में प्रवेश कर रही थी। 25 जनवरी 1943 में एसओई के कर्मचारी के फॉर्म में नूर का नाम नूरा इनायत खान वाफ नंबर 424598 दर्ज हो गया था। उम्र 29 वर्ष। उसमें 1 महीने की संबंधता यानी कि अटैचमेंट का आग्रह किया गया था, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर 8 फरवरी को सुबह 10 बजे विक्टोरिया होटल में बुलाया गया। उस संक्षिप्त नोट में कहा गया था कि ट्रेनिंग के बाद संतोषजनक पाए जाने पर महत्वपूर्ण अभियान परक भूमिका के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए उनके पास विशेष भाषाई और भौगोलिक योग्यताएं हैं। नोट में ये भी कहा गया था कि लंदन में उनके पास उनका किट होना चाहिए, लेकिन जब वो हाजिरी देने आए तो किट अपने साथ ना लाएं। 10 फरवरी को नूर को एयर इंटेलिजेंस AI-10 के अधीन काम करने 1 महीने के लिए एयर मिनिस्ट्री यूनिट से संबंध कर दिया गया। एयर इंटेलिजेंस एसओई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक और बहाना था, जो इसलिए उपयोगी था क्योंकि नूर को वाफ से भर्ती किया गया था। उनका फील्ड वेतन सालाना 350 पाउंड तय किया गया, जो हर 3 महीने से लॉयड बैंक से उनके खाते में जमा किया जाता था। 15 फरवरी को नूर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर हस्ताक्षर किए। एसओई के साथ उनके रिश्ते का शीघ्रनिश हो चुका था। उधर एबिंगडन में फरवरी 1943 के एक दिन जुआन ने पाया कि नूर गायब हो चुकी थी। अचानक तैनाती को लेकर कोई शब्द, कोई संकेत, स्पष्टीकरण देने के लिए कोई खत नहीं। सिर्फ उनके कंबल बिस्तर पर करीने से तह किए हुए रखे थे और उनके दोस्तों के मन में आहत होने के एहसास बचे थे। संकेत और छद्म किस्से। ट्रेन वाटरलू स्टेशन छोड़ रही थी और उधर एसओई द्वारा सौंपी गई पहली जिम्मेदारी के बारे में सोचते हुए नूर घबराहट महसूस कर रही थी। उन्होंने एयरफोर्स की अपनी नीली वर्दी की जगह फैनी की खाकी वर्दी पहन ली थी, जो उन पर उनके हिंदुस्तानी नैन नक्श के साथ फब रही थी। पिछले 2 वर्षों के दौरान नूर की ज़िंदगी में बहुत अचानक कई परिवर्तन आए थे। सुरेन वाला घर सुदूर अतीत की चीज़ लगता था। उनकी इच्छा हार्प बजाने, संगीत सभाओं में जाने या कहानी लिखने की होती थी,
लेकिन उनका सर मोड्स और हवाई जहाज़ के इंजनों की गड़गड़ाहट के साथ झूम रहा था। उन्हें खिड़की से रेलवे लाइन के समांतर कतारबद्ध बने मकान के पिछवाड़े दिखाई दे रहे थे। सूखते कपड़े से अटे हुए छज्जों के पल्ली तरफ अस्त व्यस्त बगीचे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि युद्ध के समय लंदन वासियों के पास झाड़ साफ करने का वक्त नहीं था। नज़ारा जल्दी ही बदल गया और उन्हें बेहतर महसूस होने लगा, क्योंकि अब उन्हें अपने सामने ग्रामीण इलाके सरे की हरियाली फैली दिखाई दे रही थी। नूर से वानबरो मैनर के कमांडेंट के सामने हाजिर होने को कहा गया था। ये सरे में गिल्डफोर्ड के करीब हॉक्स बैंक पर स्थित ट्यूडर शैली से बना एक सुंदर मकान था, जिसमें बड़े बड़े कमरे और एक निजी पार्क था। ये एफ सेक्शन के गुप्तचरों के लिए पहला स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल STS था और स्कॉटलैंड तथा इंग्लैंड में फैले 41 ट्रेनिंग स्कूल्स में से एक था। SOE के पास इतने सुंदर देहाती मकान थे कि उसका नाम स्टेटली होम्स ऑफ इंग्लैंड पड़ गया था। वानबरो में नूर को जो व्यक्ति ट्रेनिंग दे रहा था वो पूर्व कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स ऑफिसर था। इस ऑफिसर का नाम था मेजर रोजर दे वेस्लो। नूर के एस्कॉर्टिंग ऑफिसर थी जोआन सैंडरसन। वानबरो में नूर की मुलाकात योलान बीकमान और सेसिली लेफर्थ से हुई। मैनर के उस खूबसूरत वातावरण में इन तीनों युवतियों को इस बात का कोई अनुमान नहीं था कि उनकी नियतियां आपस में एक दुखद ढंग से जुड़ने वाली थीं। सेसिली और नूर एक ही दिन फ्रांस से रवाना हुई। सेसिली की मृत्यु रेवंसब्रग कंसंट्रेशन कैंप में होनी थी। योलांद और नूर एक बार फिर दखाओ की विनाशकारी यात्रा में मिलने वाली थी। हर सुबह नाश्ते के पहले सारे रंगरूटों को 10 मिनट की दौड़ लगानी पड़ती थी, जिसकी अगुवाई स्वयं मेजर वेस्लो करते थे। उसके बाद उन्हें गोली चलाना, हैंड ग्रेनेड फेंकना और विस्फोटकों का इस्तेमाल करना सिखाया जाता था। वानबरो के पाठ्यक्रम में सैन्य और शारीरिक प्रशिक्षण के प्रारंभिक दौर तथा युद्धकालीन अभियान की बुनियादी बातें शामिल थी। मोर्स कोड, नक्शों की व्याख्या करना और पिस्तौल तथा सब मशीन गन का इस्तेमाल करना आदि। वानबरो के प्रशिक्षक रंगरूटों की शख्सियत का अनुमान लगाने के लिए उन पर करीबी निगाह रखते थे। साथ ही इसका उद्देश्य इस बात का आकलन करना भी होता था कि वो किस तरह के काम के लायक हैं। योलांद और नूर को रेडियो ऑपरेटर्स के रूप में चुना गया। वहीं सेसिली को कुरियर का प्रशिक्षण दिया गया। वानबरो के शराब खाने में भरपूर सामग्री होती थी और गुप्तचरों को खाली समय में शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इसके बाद इस बात पर निगाह रखी जाती थी कि कहीं वो पीकर धुत तो नहीं हो गए हैं, और अगर हो गए होते तो ये देखा जाता था कि नशे में वो किन बातों का खुलासा करते हैं। इसका मतलब था कि उन कुछ लोगों को पहले ही हटा देना जो आसानी से धुत हो जाते थे। जो गुप्तचर नींद में बड़बड़ाते थे उन पर भी निगाह रखी जाती थी। वे किन चीज़ों के बारे में बात करते थे, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि वो किस भाषा में बात करते थे। अगर वो फ्रांस जा रहे होते थे तो उन्हें सारी समय फ्रांसीसी बोलना अनिवार्य था। चूँकि गुप्तचर अक्सर बड़ी मात्रा में पैसे लिए रहते थे, इसलिए जांच पड़ताल के दौरान ये सुनिश्चित करना भी ज़रूरी होता था कि वो विश्वसनीय हों, उनमें जुआखोरी की प्रवृत्ति ना हो। नूर ने स्वयं को ट्रेनिंग में झोंक दिया। वो कामयाबी के लिए दृढ़ निश्चय से भरी थी। उन्हें वानबरो का वातावरण आनंदित कर रहा था और लगता था जैसे उन्हें एबिंगडन की निष्क्रियता के बाद अपनी ज़िंदगी के लिए नया ध्येय मिल गया है। उन्होंने विलायत को लिखा था, अब मैं एक व्यस्त लड़की हूँ। उन्होंने विलायत को समाचार भी दिया था कि क्लेयर के हालचाल ठीक थे और वो आर्मी टेरिटोरियल सर्विस में शामिल हो गई थी। उन लोगों ने हाल ही में ये भी सुना था कि उनके भाई हिदायत सुरक्षित थे। नूर के लिए बहुत बड़ी राहत थी। इस बीच विलायत HMS क्वांटोक नामक जहाज पर समुद्र में थे और डेक पर बिताई जा रही ज़िंदगी से नाखुश थे। उन्होंने नूर को शिकायत के भाव से लिखा था, मैं पिछले 3 दिनों से आलू ढोता रहा हूँ। निचले ड्रैग ने मुझे बीमार कर दिया है, और अगर यही सिलसिला लंबे समय तक जारी रहा तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा। उनका खत पाकर नूर चौकन्नी हो उठी, क्योंकि वो अपने भाई के गर्म मिजाज और संकीपन से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। उन्हें ये चिंता थी कि अगर उन्होंने अपनी धमकी को सही कर दिखाया और नौकरी छोड़ दी तो उन्हें भगौड़ा करार दे दिया जाएगा। ट्रेनिंग अधिकारी जोआन सैंडरसन को पता था कि नूर अपने परिवार को लेकर चिंतित थी और परिवार के लोगों के प्रति उनका गहरा लगाव अधिकारी को बहुत प्रभावित था। वानबरो मैनर STS 5 की नूर की निजी फाइल में दर्ज लेफ्टिनेंट तोंगे की 23 फरवरी की रिपोर्ट में कहा गया था, 2 सालों से आर्थराइटिस
रेडियो संबंधी काम के लिए SOS कर रही हैं। शारीरिक स्थिति अच्छी है। नूर जिस सघन ट्रेनिंग से गुजर रही थी उससे उनकी तंदुरुस्ती में सुधार आया। 10 मार्च को वानबरो के उनके ट्रेनर ने लिखा था, नूर अच्छी तरह से दौड़ सकती थी। ये काबिलियत बाद में फील्ड में उनके बहुत काम आने वाली थी। उनके प्रशिक्षकों ने यह भी पाया कि नूर कूदने के लायक नहीं थी। इसका मतलब था कि किन्हीं चिकित्सीय वजहों से उन्हें पैराशूट छलांग के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता था। वे पैराशूट प्रशिक्षण के काबिल क्यों नहीं मानी गई थी, इसकी वजह का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन ये वजह टखने की चोट या पैर की समस्या से लेकर पेरिस में कराए गए सूजे हुए अपेंडिक्स के ऑपरेशन तक कोई भी हो सकती थी। हालांकि नूर ने रैफ में 1 साल से ज़्यादा वक्त बिताया था, लेकिन वो सेना के अनुशासन पक्ष को कभी ठीक से नहीं साध सकी। उन्हें उनकी ट्रेनिंग का शारीरिक पहलू भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि पीटी की ओर उनका झुकाव या उत्साह नहीं था। विस्फोटकों और तोड़फोड़ का प्रशिक्षण एक और समस्या थी। वैसे नूर को सैद्धांतिक पक्ष की अच्छी समझ थी और वो पूरी कोशिश भी करती थी, लेकिन जैसे ही व्यवहारिक पक्ष सामने आता था उनकी कुदरती नाकाबिलियत एक कमी साबित होती थी। लेकिन नाकामयाब ना होने का उन्होंने निश्चय कर रखा था। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने ट्रेनर्स के लिए वो बहुत उत्सुक और रुचि लेने वाली प्रतीत हुई। बच्चों की कहानियाँ लिखने वाली सपने संवेदनशील लेखिका के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना कभी भी आसान होने वाला था। आश्चर्य की बात नहीं कि उनके प्रशिक्षकों ने लिखा था कि वे हथियारों से बहुत डरती थी, लेकिन वो इस बात से बहुत प्रभावित थे कि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी और कुछ ही दिनों में उनकी इस काबिलियत में काफ़ी सुधार आया था। इसलिए उन लोगों ने नतीजा निकाला कि थोड़े से और ट्रेनिंग के बाद वो एकदम ठीक हो जाएंगी। इस मकाम पर नूर के परीक्षा फल कुल मिलाकर पर्याप्त संतुलित थे। उनके ट्रेनर्स के लिए ये बहुत स्पष्ट था कि उन्होंने पहले जो भी काम किया था उससे इस प्रशिक्षण को वो बहुत अलग पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे संभलती जा रही थी। एबिंगडन में अपने मोर्स कोड एक पद्धति है जिसका उपयोग दूर संचार में टेक्स्ट लिपि को एनकोड करने के लिए किया जाता है। एबिंगडन में अपने मोड्स में सुधार लाने के बाद नूर को अब उन सारी दक्षताओं के साथ तालमेल बिठाना ज़रूरी था जो एक गुप्तचर को फील्ड में काम करने के लिए ज़रूरी होती है। नक्शों की व्याख्या करने में उन्हें मज़ा आता था और वो उसमें जल्दी ही पर्याप्त कुशल हो गई। हालांकि उन्हें फील्ड के रेखांकनों के मामले में अनुपयोगी कहा गया था। वानबरो में नूर की शुरुआत हालांकि धीमी गति से हुई थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे आत्मविश्वास अर्जित कर लिया। अब उनके प्रशिक्षक उन्हें इस रूप में देखते थे, भरपूर ऊर्जा से युक्त, सक्रिय, जिन पर भरोसा किया जा सकता है। वे ज़रूरत पड़ने पर संतोषजनक परिणाम देंगी। नूर की संजीदगी और गर्मजोशी ने वानबरो में हर किसी को प्रभावित किया। 11 मार्च 1943 को उन्हें अपने प्रशिक्षण अधिकारी लॉन्स कार्पोरल गार्डन की ओर से एक जोशीली रिपोर्ट प्राप्त हुई। ये वो व्यक्ति हैं जिसकी मैं सबसे अधिक सराहना करता हूँ, पूरी तरह विनम्र और निस्वार्थ, जिसकी अनुपस्थिति की ओर आपका ध्यान नहीं जाता, बेहद विनयशील, यहाँ तक कि दीनहीन और शर्मीली, जो दूसरों को हमेशा अपने से बेहतर समझती है, बहुत शिष्ट, बच्चों के लिए पुस्तकें लिखी हैं, हर चीज़ को शाब्दिक स्तर पर लेने वाली, जल्दबाज नहीं, चतुराई की बजाय परिश्रम से काम लेने वाली, अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ। सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट उनके कमांडेंट मेजर दे वेस्लो की थी। नूर की प्रगति के बारे में उनका रुख सकारात्मक था। उसे धुंधला सा भी अनुमान नहीं था कि ट्रेनिंग किस बारे में होने जा रहा था। कमज़ोर शुरुआत के बाद उसने उल्लेखनीय आत्मविश्वास विकसित किया है। ऊर्जावान, अनुभवी WT ऑपरेटर। हालांकि उसे एक काम पसंद नहीं है, अपने इरादों को लेकर दृढ़, अपनी डरपोक होने के बावजूद अचानक ज़रूरत पड़ने पर संभवतः उठ खड़ी हो। मेजर दे वेस्लो की रिपोर्ट बेकर स्ट्रीट भेजी गई, जहां अधिकारी नूर की प्रगति पर निगाह रखते थे। मॉरिस बकमास्टर और सेल्विन जेप्सन दोनों को नूर पर पूरा यकीन था कि अपने चरित्र और सकारात्मक रुख की वजह से नूर सारी कठिनाइयों से पार पा लेगी। नूर ने अपनी ट्रेनिंग का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। बकमास्टर की दृष्टि में अपनी कमजोरियों से ऊपर उठने का नूर का दृढ़ निश्चय और साहस उनकी सबसे महत्वपूर्ण खूबियाँ थीं। बाकी सारी मुश्किलें तो गुप्तचरों के सख्त प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम की बदौलत खुद ही हल हो जाने वाली थीं। पहले ही महीने में नूर को कोर्ट्स के इस्तेमाल, निहत्थी लड़ाई, फील्ड क्राफ्ट शूटिंग, तोड़फोड़, जिसमें विस्फोटकों का इस्तेमाल और ये ज्ञान शामिल था कि निर्धारित लक्ष्य को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाए, संपर्क विधियों तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में ट्रेनिंग दी गई थी।
अपने प्रशिक्षण के अगले चरण की ओर बढ़ने का वक्त आ गया था। 3 मार्च 1943 को नूर के बारे में एक नोट लिखा गया था। हम चाहेंगे कि STS 52 में इस छात्रा के लिए एक जगह खाली हो। नूर अगली गतिविधियों के लिए तैयार थी। 5 दिन बाद उन्होंने सुरक्षा जांच को पास कर लिया। अब उन्हें ग्रुप B में जाना था। लेकिन इसके पहले नूर को बेकर स्ट्रीट के अपने प्रमुख अधिकारियों से मिलना आवश्यक था। एक दिन, संभवतः मध्य मार्च के आसपास कभी, जीन गार्डन स्क्वायर में बेंच पर बैठी कोई पुस्तक पढ़ रही थी तो उन्होंने नूर को अपनी ओर आते देखा। वे अपनी सामान्य एयरफोर्स वाली नीली वर्दी की बजाय खाकी वर्दी पहने हुए थी। जब जीन उनसे उसकी वजह पूछी तो नूर ने बताया कि वो फैनी में शामिल हो गई हैं। ये तो मुझे मालूम ही था। नूर ने नर्सिंग का थोड़ा सा प्रशिक्षण लिया था, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान थी कि वो वहाँ क्यों चली गई। तब उसने मुझे बताया कि उसके दायरे में बहुत सी चीज़ें आती हैं। जीन ने अनुमान लगाया कि वो किसी खुफिया काम में लग गई थी और इसलिए उन्होंने आगे और पूछताछ नहीं की। नूर की माँ सोचती थी कि सेना की ज़िंदगी नूर के लिए बहुत कठोर थी। उन्हें राहत मिली थी। उन्होंने सोचा कि फैनी में सेना का प्रशिक्षण शामिल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ नर्सिंग और प्राथमिक चिकित्सा का काम करने होंगे। लंदन में रहते हुए नूर ने आरामदेह घरेलू जीवन का आनंद लिया। वे अपना वक्त जीन और उसकी माँ के साथ बिताती थी और क्लेयर तथा विलायत के सारे हाल चाल जानती रहती थी। आत्मविश्वास और प्रसन्नता से भरकर उन्होंने विलायत को लिखा कि ज़िंदगी गतिविधियों और दिलचस्पियों से भरपूर है। उन्हें विलायत की याद आती थी और वो उनसे जल्दी ही मिलना चाहती थी। परिवार अच्छी हालत में था। क्लेयर सेना का सेक्रेटरियल कोर्स कर रही थी और अमीना को रेड क्रॉस डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर पदोन्नत होने की उम्मीद थी। विलायत लॉसिंग कॉलेज जाने वाले थे और सेना में अधिकारी पद का प्रशिक्षण ले रहे थे। नूर को लगता था कि परिवार की स्थिति एक बार फिर बेहतर हो रही थी। वो अपना वक्त ब्रिटिश लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ते हुए जीन के साथ प्राच्य दर्शन पर चर्चा करते हुए बिताती थी और जर्मनी का आधुनिक लोकप्रिय कथा साहित्य पढ़ने को उत्सुक थी। संभवतः इसलिए कि वो जर्मन संस्कृति और जर्मन मानस से परिचित होना चाहती थी। कुछ जल्दी ही फिर ड्यूटी पर जाने का वक्त आ गया। 29 मार्च 4943 को नूर नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 29 मार्च 1943 को नूर स्पेशलिस्ट सिग्नल्स ट्रेनिंग के लिए ऑक्सफोर्डशायर के टेम पार्क STS 52 में हाजिर हुई। वो पहली महिला गुप्तचर थी जो इस सघन प्रशिक्षण के लिए चुनी गई थी। अब उन्हें कई कई घंटे प्रयोगशालाओं में बैठकर अपने सेट की बनावट, उसकी गड़बड़ियों का पता लगाने और उन गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के बारे में सीखना होता था। उन्हें मोड्स की अपनी गति भी बढ़ानी थी। वायरलेस ऑपरेटरों ने एक फिस्ट या शैली विकसित की थी जिसके सहारे ट्रांसमिशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति बता सकते थे कि उन्हें कौन भेज रहा था। मोड्स में एक तरह की फिंगर प्रिंटिंग थी, लेकिन ये उतनी अचूक नहीं थी जितनी पुलिस की फिंगर प्रिंटिंग होती थी। हॉलैंड में अपव्यय के एजेंटों का ख्याल था कि SOE गुप्तचरों के कीवर्ड को 3-4 बार सुनने के बाद वे उसकी एकदम ठीक ठीक नकल कर सकते थे। सिग्नल का ये कोर्स बेहद तकनीकी और विशिष्ट था। इसके तहत गुप्तचर वेवलेंथ्स, वातावरण में व्याप्त विद्युतीय विक्षोभ और जैमिंग, प्रसारित सिग्नल्स के रास्ते में डाली गई बाधाएं के बारे में, साथ ही रेडियो छुपाने और एरियल्स खड़े करने जैसी बुनियादी चीज़ों के बारे में भी सीखते थे। उन्हें अपने संदेशों में कुछ सुरक्षा संकेतों का समावेश करना भी सिखाया जाता था ताकि उन संदेशों को इंग्लैंड में ग्रहण करने वाले व्यक्ति जान सकें कि वो असली संदेश है या जर्मनों द्वारा भेजे गए हैं। SOE के पास रेडियो ऑपरेटर्स की हमेशा कमी बनी रहती थी क्योंकि इस पद को अत्यंत खतरनाक और फील्ड में अति संवेदनशील माना जाता था। गुप्तचरों को साधारण वायरलेस प्रसारण के विपरीत रेडियो के गुप्त संचालनों में प्रशिक्षित करना मुश्किल काम था और उसमें इस चीज़ से कोई मदद नहीं मिलती थी क्योंकि उस समय बहुत थोड़े से रेडियो सेट उपलब्ध थे। गुप्तचरों में रेडियो ऑपरेटर ही सबसे ज़्यादा मारे जाते थे और FG ऑपरेटरों की मांग निरंतर बनी रहती थी। नूर रैफ की पिछली ट्रेनिंग की वजह से दूसरों से साफ तौर पर आगे थी और चूंकि वे संभावित रूप से फ्रांस भेजी जाने वाली पहली महिला रेडियो ऑपरेटर होने जा रही थी, इसलिए वो अब सबकी निगाहों के केंद्र में थी। SOE के आरंभिक वर्षों में वायरलेस ऑपरेटरों को प्लेफेयर कोड सिखाया जाता था, जिसमें प्लेफेयर की की के रूप में 5x5 अक्षर वर्ग का एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इसे दिमागी अभ्यास के तौर पर सिखाया जाता था, लेकिन फील्ड में इसका इस्तेमाल कभी कभार ही होता था। बाद में इस की को एक शब्द की जगह कविता की एक पंक्ति के रूप में किया जाता था,
जिसे गुप्तचर को अपनी स्मृति में संजोए रहना होता था। शब्द वर्ग पर यह रूपांतरण उस कविता कोड के आधार पर किया जाता था। कविता के शब्दों का चुनाव गुप्तचर करता था ताकि वो उसे आसानी से याद रख पाता। नूर ने इसके लिए अपनी ही लिखी कविता का इस्तेमाल किया था। पहले के संकेताक्षरों की तुलना में इन्हें सुलझा पाना मुश्किल होता था, लेकिन अंततः ये संकेत भी जर्मनों द्वारा सुलझा लिए गए थे, क्योंकि पूरे संकेत को सुलझाने के लिए इतना ही तो ज़रूरी था कि वे उस कविता या उसकी शब्दावली का पता लगा लेते।